अध्याय 881 तलवार की मंशा का शिवालय। यांग यी की पलकें फड़क उठी जब उसने यह दृश्य देखा, क्योंकि बिजली की शक्ति विनाश की दिव्य बिजली के बोल्ट से कम नहीं थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह तो बस कुछ शब्द थे, फिर भी तुमने मुझ पर विनाश की दिव्य बिजली का एक बोल्ट भेजा। यांग ये खुद को शाप देने से नहीं रोक सका। बात करना बंद करो और भागो। लू वानर ने उसका हाथ पकड़ लिया जब उसने देखा कि उसने गाली देना बंद नहीं किया है, और फिर उसने अपना हाथ लहराया और एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जो यांग ये के साथ गायब हो गई। टकराना। यांग ये और लू वान एर अभी वहां से निकले ही थे कि जिस पहाड़ पर वे थे वह बिजली गिरने से तुरंत ही पाउडर में तब्दील हो गया। यांग यी का दिल तेजी से धड़क उठा जब उसने दूर से यह दृश्य देखा। अगर वह अपनी पूरी ताकत लगाता तो बिजली के बोल्ट को नष्ट कर सकता था, लेकिन उसे चोट जरूर लगती। बेशक, उसने उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्ग वास्तव में उसके खिलाफ बिजली का बोल्ट भेजेगा, सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ कहा था। दीप्तिमान आयाम के स्वर्गीय दाव के पास अपनी बुद्धि है, और यह सहज रूप से उन लोगों पर अपना क्रोध बरसाएगा जो इसका अनादर करते हैं। लू वान र ने गंभीरता से कहा, बेशक, यह किसी साधारण व्यक्ति पर ध्यान देने से निश्चित रूप से घृणा करेगा। लेकिन तुम अलग हो, न केवल तुमने सम्राट क्षेत्र प्राप्त किया है, बल्कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा भी हो सकता है जो उसमें भय पैदा करता है। इसलिए, यही कारण है कि इसने तुम्हारे लिए अपना दिव्य दंड भेजा। संक्षेप में, तुम्हें भविष्य में अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। यांग ये अवाक रह गया। इस बीच, आकाश में प्रकाश की 3 किरणें चमकी, और फिर ताओवादी गो और 2 और संत यांग ये और लू वान र के सामने प्रकट हुए। दाओवादी गो और अन्य लोग यांग ये और लू वानर को देखकर दंग रह गए, और फिर उन्होंने काफी असामान्य भाव प्रकट किए। क्योंकि यांग ये और लू वानर के हाथ अभी भी एक साथ पकड़े हुए थे। अच्छा, बहुत अच्छा, दाओवादी गो ने मुस्कुराते हुए कहा, यांग ये, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, बेहतर होगा कि तुम उसे निराश न करो। अन्यथा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अन्य 2 संतों ने भी अपनी सहमति प्रदर्शित करने के लिए जल्दी से सिर हिलाया। अगर यांग ये और लू वानर एक साथ आ गए तो यह निश्चित रूप से प्राचीन तलवार स्कूल के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, और यह कुछ ऐसा था जिसे देखकर वे खुश थे। क्योंकि वे इस तरह से आंतरिक कलह से बच सकते थे। आखिरकार, एक पहाड़ पर 2 बाघों के लिए कोई जगह नहीं थी। जब एक ही प्रतिभाशाली व्यक्ति होता तो यह ठीक था, लेकिन अगर 2 प्रतिभाशाली व्यक्ति होते तो आंतरिक कलह पैदा हो सकती थी। अगर यांग ये ने लू वानर को एक दूसरे से लड़ा दिया, तो परिणाम वास्तव में अकल्पनीय होंगे। फिर भी, अब अगर वे साथ रहते हैं, तो वे किसी भी आंतरिक कलह में कैसे शामिल हो सकते हैं? अगर वे लड़ते भी हैं, तो यह परिवार के बीच की लड़ाई होगी। लू वान र ने जब उन्हें सुना तो वह थोड़ा शर्मा गई, और फिर उसने यांग ये का हाथ छोड़ दिया और कहा, मैं किसी और समय तुम्हें ढूंढने आऊंगी। वह तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गई और क्षितिज में गायब हो गई। बच्चे, तुम सच में बुरे नहीं हो। दाओवादी गु यांग ये के पास गया और मुस्कुराया, जबकि वह छोटी लड़की सतह पर मिलनसार लगती है, वह वास्तव में अपने दिल में बेहद गर्वित है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में उसका दिल जीत पाओगे। तुम वास्तव में सरल नहीं हो। हा हा हा। यांग ये जोर से हंसा, लेकिन उसने इसकी व्याख्या नहीं की, क्योंकि जितना अधिक वह करता, यह उतना ही अधिक परेशानी भरा होता जाता। दाओइस्ट गो कुछ देर तक हंसा, फिर उसने कहा, बच्चे, तुम्हारे पास ड्रैगन है ना? यांग ये ने सिर हिलाया, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और हरक्यूलियन तलवार और ड्रैगन दोनों को बाहर निकाला। दाओवादी गो ने ड्रैगन की ओर देखा और कहा, यह उपकरण आत्मा के रूप में परिष्कृत होने के लिए काफी उपयुक्त है। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है, तो न केवल आपकी तलवार मजबूत हो जाएगी, बल्कि यह भारी भी हो जाएगी। क्या आप इसे घुमा पाएंगे? यांग ये ने सिर हिलाया, यह कोई समस्या नहीं है। मैं इससे निपट सकता हूँ। दाओवादी गो ने सिर हिलाया, ठीक है, चलो तलवार स्कूल लौटते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने अपना दाहिना हाथ हिलाया और वे वहीं गायब हो गए। प्राचीन तलवार स्कूल की 9 चोटियों के अलावा, इसका एक मुख्यालय भी था, और इसे प्राचीन तलवार शिखर कहा जाता था। ताओवादी गो और अन्य लोग यांग ये को स्वर्गीय तलवार शिखर पर नहीं ले गए, बल्कि प्राचीन तलवार शिखर पर ले गए। यांग ये यहाँ पहुंचकर चौंक गया, क्योंकि तलवारों का घना विस्तार पूरे आसमान में और प्राचीन तलवार शिखर के चारों ओर तैर रहा था। हर एक तलवार कम से कम दाव रैंक पर थी। हालांकि यहाँ बहुत सारी तलवारें थीं, लेकिन वे बिल्कुल भी अव्यवस्थित नहीं लग रही थीं, और वे अजीब तरीके से पहाड़ के चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। इन तलवारों के बीच में, जो प्राचीन तलवार शिखर का शीर्ष भी था, एक बहुत लंबी तलवार थी जो वहां तैर रही थी। तलवार एक साधारण तलवार से कम 2 गुना लंबी थी, और यह पूरी तरह से गहरे नीले रंग की थी और बिना मूठ की थी। क्या तलवार है? यांग ये की आंखों में तलवार देखकर जलती हुई इच्छा की झलक दिखी। हालांकि उसने इसे अपने हाथ में नहीं लिया था, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह एक अच्छी तलवार है। या शायद इसे तलवार अग्रदूत के अलावा अब तक देखी गई सबसे अच्छी तलवार कहा जाना चाहिए।
दाओइस्ट गु ने बताया, इसका नाम मैग्नेट्रॉन है और यह एक निम्न श्रेणी की दिव्य श्रेणी की तलवार है। इसका ब्लेड बाहरी अंतरिक्ष से प्राप्त एक रहस्यमयी धातु से बना है और इसमें अत्यधिक मजबूत चुंबकत्व है। कोई भी हथियार जो इसके संपर्क में आएगा, वह इससे चिपक जाएगा। इसके अलावा, इसमें वस्तुओं को चकनाचूर करने की क्षमता है। अगर इससे कम गुणवत्ता वाली कोई भी चीज इससे टकराती है, तो वह तुरंत चूर्ण में बदल जाएगी। यह हमारे प्राचीन तलवार स्कूल की 10 प्रसिद्ध तलवारों में तीसरे स्थान पर है। यांग ये ने अचानक कहा, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? दाओवादी गु थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर बोला, ऐसा नहीं होगा। आसपास की उन तलवारों को देखो, वे वास्तव में तलवार निर्माण का हिस्सा हैं, और वह तलवार निर्माण का मूल है। आसपास की वे तलवारें केवल इसी वजह से हवा में तैर पा रही हैं। हालांकि, यह असंभव भी नहीं है, क्योंकि इसमें अपनी खुद की बुद्धि है। अगर यह आपके साथ जाने को तैयार है तो तलवार मास्टर को कोई आपत्ति नहीं होगी। यांग ये ने पूछा, मैं इसे अपने साथ कैसे छोड़ूं? दाओवादी गु ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मैं वाकई नहीं देखता। अगर मैं ऐसा करता तो यह यहाँ सजावट का सामान नहीं होता। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। हे। मैं इसके लिए तब आऊंगा जब मैं प्राइमोडियल पैगोडा तक पहुंच पाऊंगा। प्राकृतिक खजाने और अपनी चेतना वाले खजाने आदिकालीन पैगोडा की ओर बहुत आकर्षित थे, इसलिए जब आदिकालीन पैगोडा अपनी पूर्व स्थिति में लौट आएगा तो उसके लिए उस तलवार को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। आओ, तलवार हॉल की ओर चलें। हमारे तलवार मास्टर से मिलने का समय आ गया है, दाओवादी गु ने कहा। जैसे ही ताओवादी गु ने बोलना समाप्त किया, यांग ये को लगा कि उसकी आंखों के सामने का दृश्य विकृत हो गया है, और फिर वह एक हॉल में प्रकट हुआ। हॉल के दोनों तरफ करीब 10 लोग खड़े थे, और मेजबान की सीट पर सफेद और हरे रंग के मिश्रण वाले लबादे में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसके अलावा, उसके दोनों तरफ एक काला लबादा पहने बूढ़ा आदमी और एक भूरा लबादा पहने बूढ़ा आदमी खड़ा था। यहाँ के लोगों में सबसे कमजोर उच्च रैंक वाले अर्ध संत क्षेत्र में था, और यहाँ 6 संत थे। उन सभी की निगाहें यांग यी पर टिकी थीं, और काफी समय बीतने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, बुरा नहीं है। वह वास्तव में तलवार दाव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अन्य विशेषज्ञों ने थोड़ा सिर हिलाया। वह बहुत जिद्दी है, और जो लोग लचीले होने में असमर्थ हैं, वे आमतौर पर जल्दी मर जाते हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बाईं ओर काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपको अपने गुस्से पर काम करना होगा, अन्यथा आप आसानी से समय से पहले मर सकते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम अचानक दाव ऑर्डर की ओर बढ़े थे, तो यह कितना गंभीर था? थोड़ी सी भी हरकत पूरे छेद को प्रभावित कर सकती है। तलवार स्कूल के उच्च रैंक हाफ सेंट रियल्म और उससे ऊपर के सभी विशेषज्ञ तुम्हारे कारण ही निकले थे, और यह सिर्फ हम ही नहीं थे, यहाँ तक कि संस्थापक पूर्वज भी तुम्हारे लिए इस दुनिया में उतरे थे। जब वह इस बिंदु पर बोला, तो उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। अगर दाव ऑर्डर और हमारे तलवार स्कूल के बीच युद्ध छिड़ गया, तो क्या तुम सोच सकते हो कि कितने लोग मरेंगे? मैं तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं तुम पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने दाव ऑर्डर को चुनौती दी, उसके सभी प्रतिभाशाली लोगों को हराया, और मेरे तलवार स्कूल को बहुत सम्मान और गौरव दिलाया। तलवार स्कूल का हर शिष्य अभी गर्व और गौरव से भरा हुआ है। हालांकि, क्या तुमने कभी सोचा कि ऐसा करने से तुम्हारी मौत कैसे हो सकती है? कार्रवाई से पहले योजना बनाना हमेशा एक सुंदर दिवास्वप्न होता है। यांग ये ने आगे कहा, दाव ऑर्डर मुझ पर पूरी तरह से हावी होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अगर मैं वापस नहीं लड़ूंगा तो क्या मैं बेकार नहीं हो जाऊंगा? वह निश्चित रूप से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने में सक्षम है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बाईं ओर काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक बार फिर कहा, मुझे लगता है कि वह सही है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के दाईं ओर भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पुरुषों को कभी कभी थोड़ा जंगली होना चाहिए, और जब उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए तो उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। यांग ये ने जब यह सुना तो उसने भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, और उसे बूढ़े व्यक्ति के बारे में बेहतर धारणा बनी। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मुझे आशा है कि जब वह हमारे तलवार स्कूल पर भयानक विपत्ति लाएगा तब भी आप यही कह सकेंगे। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, क्या हमारे तलवार स्कूल को पाइन प्रांत में किसी से डरना होगा? ठीक है, ठीक है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, एल्डर जियाओ, एल्डर लिन, आप दोनों के लिए बंद दरवाजे की साधना से बाहर आना एक दुर्लभ अवसर है, इसलिए ऐसी तुच्छ बात पर बहस न करें। अब, आप दोनों उससे मिल चुके हैं, इसलिए आपको साधना पर वापस जाना चाहिए। जब कोई परेशानी होगी, मैं आप दोनों से फिर से सहायता मांगूंगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, ठंडी आवाज में गुर्राहट की और फिर वहीं गायब हो गए। जब दोनों बूढ़े चले गए, तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नजर यांग ये पर पड़ी, और काफी समय बीतने के बाद उसने कहा, इस बार तुमने बहुत बढ़िया सेवा की है, इसलिए मेरा तलवार स्कूल तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता।
मैं तुम्हें तलवारें या तलवार की पेटियां देने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि जब तुम्हारे पास तुम्हारे गुरु होंगे जो तुम्हारे लिए उन्हें गिनेंगे तो तुम उन्हें चाहोगे भी नहीं। इस बारे में क्या ख्याल है? मैंने सुना है कि तुम धन के शौकीन हो, इसलिए मैं तुम्हें 1 मिलियन चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर दूंगा। ठीक है, तुम तलवार के इरादे के शिवालय में 3 दिनों तक मुफ्त में भी साधना कर सकते हो। यह सुनकर वहां मौजूद अन्य लोग दंग रह गए, और जब उन्होंने दोबारा यांग ये की ओर देखा तो उनकी निगाहों में ईर्ष्या की झलक दिखाई दी। जल्दी से तलवार मास्टर को धन्यवाद दो। दाओवादी गू ने यांग ये के सिर पर थप्पड़ मारा, जबकि उसके चेहरे पर खुशी छा गई। क्या यह सिर्फ 10 लाख ऊर्जा पत्थर नहीं है? यांग ये ने अपने होंठ सिकोड़े। अब उसके पास कुछ मिलियन थे और उसे बहुत अमीर कहा जा सकता था। दाओवादी गू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ डांटा, तुम्हें कुछ नहीं पता। तलवार इरादे का शिवालय हमारे तलवार स्कूल में सबसे अमूल्य स्थान है, जबकि यहाँ के सभी पुराने साथियों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह तुम सभी जूनियर्स के लिए स्वर्ग है, खास तौर पर तुम्हारे लिए। क्या तुम जानते हो कि अपनी तलवार इरादे को पुनः प्राप्त करने के लिए तुम्हें तलवार इरादे के शिवालय में प्रवेश करना होगा? क्या यह मेरी तलवार की नीयत को बहाल कर सकता है? यांग ये तुरंत बहुत खुश हुआ, और फिर उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को थोड़ा झुकाया। धन्यवाद। तलवार की साधना के रूप में आपके पास तलवार चलाने का इरादा कैसे नहीं हो सकता? आगे बढ़ो। मध्यम आयु वर्ग का आदमी मुस्कुराया। उसके बाद ताओवादी गू ने यांग ये को तलवार इरादे के शिवालय तक ले जाया। अध्याय 882 शून्य रैंक तलवार इरादा। स्वॉर्ड इंटेंट का पगोडा बहुत बड़ा या ऊंचा नहीं था। यह सिर्फ 10 मीटर ऊंचा और 6 मीटर चौड़ा था। इसके अलावा सिर्फ बाहरी दिखावट से देखा जाए तो इसमें कुछ खास नहीं था। दाओवादी गू की आंखों में थोड़ा जटिल भाव था जब वह शिवालय को देख रहा था। क्या आप जानते हैं कि इसे तलवार की मंशा का शिवालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे प्राचीन तलवार स्कूल के पिछले विशेषज्ञों द्वारा छोड़ी गई तलवार की मंशा वहां संग्रहित है। यांग ये ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। तलवार स्कूल के पिछले विशेषज्ञों द्वारा छोड़ी गई तलवार की मंशा। दाओवादी गू ने सिर हिलाया। हालांकि हमने संत क्षेत्र प्राप्त कर लिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। इसके विपरीत, हमें संत क्षेत्र प्राप्त करने पर हर 100 साल में स्वर्ग के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। अगर हम जीवित रहने में सक्षम हैं तो हम स्वाभाविक रूप से 100 साल और जी पाएंगे, लेकिन अगर हम असफल हो जाते हैं तो केवल मृत्यु ही हमारा इंतजार करेगी। संत क्षेत्र प्राप्त करने के बाद ही आप वास्तव में स्वर्ग के साथ जीवित रहने के लिए लड़ना शुरू करते हैं। दूसरे शब्दों में, संत क्षेत्र केवल अनंत जीवन के मार्ग की शुरुआत है। संत क्षेत्र तो बस शुरुआत है। यांग ये की भौहें एक दूसरे से कसकर जुड़ गईं। अगर संत क्षेत्र सिर्फ शुरुआत है तो मेरा क्या होगा? मैं विषय से बहुत दूर चला गया हूँ। दाओवादी गू ने अपना सिर हिलाया और उसकी नजर एक बार फिर शिवालय पर पड़ी। शिवालय के भीतर तलवार की मंशा की लड़ियां हमारे तलवार स्कूल के वरिष्ठों द्वारा छोड़ी गई थी जो गिरने वाले थे। उन्होंने न केवल अपनी तलवार की मंशा को पीछे छोड़ा, बल्कि तलवार की मंशा के भीतर अपने अपने दाव को भी पीछे छोड़ दिया। केवल वे ही नहीं, हम भी अपनी तलवार की मंशा को पीछे छोड़ देंगे जब हमारे मरने का समय आएगा। यांग ये ने अचानक पूछा, क्या मैं वहां मौजूद तलवार की मंशा को खा सकता हूं? दाओवादी गू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। यदि आपके पास क्षमता है तो कृपया पीछे न हटें। याद रखो तुमने क्या कहा था। यांग ये प्रसन्न था, क्योंकि तलवार के इरादे को किसी की अपनी तलवार के इरादे को मजबूत करने के लिए निगला जा सकता है। चूंकि प्राचीन तलवार स्कूल के वरिष्ठों की तलवार के इरादे शिवालय के भीतर संग्रहित थे, इसलिए कोई केवल कल्पना कर सकता है कि वे कितने शुद्ध होंगे। ताओवादी गू जोर से हंसा, और वह थोड़ी देर तक हंसता रहा। फिर उसने कहा, बच्चे, एक बार जब तुम वहां की स्थिति देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने भोले थे। उसके बाद उसने अपनी मुस्कान को रोका और गंभीरता से बोला, तलवार के इरादे के भीतर की घातक ऊर्जा और दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा समाप्त हो गई है, लेकिन वे अभी भी बेहद तेज और भयंकर हैं। एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो तलवार के इरादे के उन विशेष रूप से शक्तिशाली धागों को अपमानित न करें। आप तलवार के इरादे के कमजोर धागों से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने तलवार के इरादे को बहाल करने के लिए उन पर भरोसा कर सकते हैं। यांग ये ने पूछा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? दाओइस्ट गू ने सिर हिलाया और कहा, लू वान र की तलवार की मंशा यहाँ भी बेहतर हुई है, लेकिन यह आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए क्योंकि आपके पास पहले तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा थी। इसलिए आपको अपनी मानसिक स्थिति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप इसे बनाए रखने में असमर्थ हैं। हालांकि क्या आप इसे स्वर्ग रैंक के तीसरे स्तर पर बहाल करने में सफल हो पाएंगे या नहीं, यह आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। यांग ये ने अचानक पूछा, स्वर्ग रैंक के तीसरे स्तर से ऊपर क्या है? अब वह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से जानता था कि स्वर्ग रैंक का तीसरा स्तर तलवार की मंशा का उच्चतम स्तर नहीं था, या यह कहा जाना चाहिए कि तलवार की मंशा साधना के क्षेत्रों की तरह ही थी, और वे दोनों अंतहीन थे। शून्य रैंक। दाओवादी गू की आंखों में तड़प की एक झलक थी। स्वर्ग रैंक में पूर्णता प्राप्त करने के बाद आप अगले शून्य रैंक को प्राप्त करेंगे।
जब वह इस बिंदु तक बोला तो उसने अपनी उंगली से झटका दिया और तलवार की वह डोरी यांग ये के सामने प्रकट हुई। हालांकि वह उसके सामने अंतरिक्ष में विलीन हो गई थी, यांग ये अभी भी उसे महसूस करने में सक्षम था। दाओवादी गो ने आगे कहा, देखा, स्वर्ग रैंक में पूर्णता प्राप्त करने वाली तलवार की मंशा अभी भी निशान छोड़ती है। चून की निशान है, इसका मतलब है कि इसमें खामियां हैं। हालांकि शून्य रैंक की तलवार की मंशा कोई निशान नहीं छोड़ती। यह वास्तव में दुनिया के साथ एक हो जाती है। नहीं, इसे दुनिया से परे कहा जाना चाहिए और यह 5 तत्वों के भीतर मौजूद नहीं है। न केवल ऐसी तलवार की मंशा स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है, यह बेहद रहस्यमय है और वास्तव में बिना कोई निशान छोड़े हत्या करने में सक्षम है। मैं इसे सरल बनाता हूं। यदि आपके पास अभी शून्य रैंक की तलवार की मंशा है, तो एक उच्च रैंक के अर्धसंत को मारना आपके लिए धूल उड़ाने जितना आसान हो सकता है। मैं एक उच्च रैंक के अर्धसंत को मारने के लिए पूरी तरह से अपनी तलवार की मंशा पर निर्भर होने की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपनी तलवार की नीयत से एक उच्च पद के अर्धसंत को मार पाऊंगा। यांग ये स्पष्ट रूप से भावुक हो गया था। अगर वह अब एक उच्च पद के अर्धसंत को मारना चाहता था, तो उसे निश्चित रूप से तलवार डोमेन और कानून जैसे अपने सभी ट्रम्प कार्ड का उपयोग करना होगा। तभी उसके पास एक उच्च पद के अर्धसंत को मारने का मौका होगा। लेकिन अगर उच्च पद के अर्धसंत ने उससे लड़ने से इनकार कर दिया और इसके बजाय भागने का विकल्प चुना, तो उसके पास उस व्यक्ति को मारने का कोई मौका नहीं होगा। लेकिन अगर उसके पास शून्य रैंक तलवार का इरादा था, तो यह धूल उड़ाने जितना आसान होगा। शून्य रैंक तलवार की मंशा कितनी मजबूत है? क्या शून्य रैंक पर मेरे दिमाग में तलवार की मंशा के 2 धागे हैं? यांग ये ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि वे शायद शून्य रैंक पर नहीं थे। आखिरकार, अगर वे शून्य रैंक पर होते, तो उस दिन उसके लिए एक स्ट्रैंड खाना बिल्कुल असंभव होता। लेकिन उसे कोई संदेह नहीं था कि तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की तलवार की मंशा निश्चित रूप से स्वर्ग रैंक के तीसरे स्तर को पार कर गई थी। दाओवादी गो ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर जाओ। मैं तुम्हारे लिए तलवार और तलवार की पेटी बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम सफल हो पाओगे। इस तरह, हमारे प्राचीन तलवार स्कूल की युवा पीढ़ी के पास 2 शिष्य होंगे जिनके पास तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक तलवार की मंशा होगी। मुझे आशा है कि ऐसा होगा। यांग ये की छवि उसके बोलना समाप्त करते ही शिवालय में चमक उठी। दाओवादी गो के मुंह के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जब उसने यांग ये को शिवालय में प्रवेश करते देखा। उस बच्चे को थोड़ा कष्ट सहना होगा। हे। डॉट डॉट डॉट। पगोडा में प्रवेश करते ही शक्तिशाली दबाव की एक किरण ने तुरंत उस पर प्रहार किया और उसे चौंका दिया। इसने उसे लगभग घुटनों पर ला दिया। सौभाग्य से, उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और बलपूर्वक खुद को रोक लिया जब उसके घुटने जमीन से लगभग 20 सेमी दूर थे। यद्यपि उसे घुटनों के बल नहीं गिराया गया था, फिर भी उस पर दबाव पहाड़ों के समान था और इससे उसके पूरे शरीर की हड्डियां टूट गईं। 2 सांसों से भी कम समय में यांग यी का चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ हो गया था और उसके माथे पर नसें उभर आई थीं। वह बहुत डरावना लग रहा था। यांग यी ने बलपूर्वक इसे सहन किया और खुद को घुटने टेकने से रोक लिया, क्योंकि वह जानता था कि एक बार उसने घुटने टेक दिए तो उसकी इच्छाशक्ति तुरंत ही टूट जाएगी। अगर उसकी इच्छाशक्ति टूट गई, तो वह यहां तलवार की मंशा से कैसे लड़ेगा? हालांकि, उन पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। यहां तक उसका शरीर जो अर्धसंत के समान था, दबाव का विरोध नहीं कर सका, और वह केवल इसलिए दबाव को झेलने में सक्षम था क्योंकि वह अपनी इच्छाशक्ति पर भरोसा कर रहा था। इसी तरह, समय धीरे धीरे बीतता गया। यांग ये को नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका था, लेकिन उसे लगा कि उसकी चेतना थोड़ी धुंधली होने लगी है। इस वजह से उसने अपनी जीभ को लगातार काटा और खुद को जगाए रखने के लिए तेज दर्द का इस्तेमाल किया। टकराना। अचानक, यांग ये के भीतर से तलवार की एक किरण निकली। दूसरे स्तर की तलवार की मंशा। यांग ये बहुत खुश था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह के दबाव को झेलते हुए उसकी तलवार की मंशा में वास्तव में ऐसा परिवर्तन आएगा। दृढ़ रहो, मुझे दृढ़ रहना ही होगा। यांग ये ने अपने दांत पीस लिए। जबकि उसका शरीर पूरी तरह से झुक गया था और उसके घुटने लगभग फर्श को छू रहे थे, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। भले ही अब वह प्राचीन तलवार स्कूल में शामिल हो गया था, लेकिन वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि वह केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता था क्योंकि अंत तक केवल उसकी अपनी ताकत ही उसके साथ रहेगी। वह अब सम्राट क्षेत्र में था, इसलिए उसकी साधना उस साधना से बहुत कम नहीं थी जो उसने कभी प्रोफाउंडर महाद्वीप पर प्राप्त की थी। यदि उसकी तलवार की मंशा बहाल हो जाती, तो कहा जा सकता था कि उसकी शक्ति पूरी तरह से बहाल हो गई है। हालांकि, पाइन प्रांत में वह थोड़ी सी शक्ति पूरी तरह से अपर्याप्त थी, क्योंकि यहाँ संत थे। यह प्रोफाउंडर महाद्वीप की तरह नहीं था जहाँ सबसे मजबूत अस्तित्व उच्च रैंक वाले अर्धसंत क्षेत्र में थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और अब तक लगभग 6 घंटे बीत चुके थे। टकराना। यांग ये के भीतर से तलवार की एक किरण उभरी। यह तीसरे स्तर की तलवार की मंशा थी। यहाँ अनुभव किए गए दबाव के तहत तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए उनकी तलवार की मंशा में एक और स्तर तक सुधार हुआ था।
हालांकि यह प्रक्रिया यांग ये के लिए बिल्कुल भी मजेदार नहीं थी। ऐसा लगा जैसे असंख्य पहाड़ उस पर दबाव डाल रहे हों, और इसने वास्तव में उसके मन और शरीर दोनों को ऐसा महसूस कराया कि वे टूटने के कगार पर हैं। इस क्षण यांग ये को आखिरकार समझ में आ गया कि यह वही तरीका था जिसके बारे में दाओवादी गो और अन्य लोग उसकी तलवार की मंशा को बहाल करने के बारे में बात कर रहे थे। ठीक इसी तरह यांग यी ने कड़वाहट से आग्रह किया, और उसकी तलवार की मंशा भी लगातार बढ़ती गई। 3 दिन बाद उसकी तलवार की मंशा 9वें स्तर पर पहुंच गई थी। 9वें स्तर पर पहुंचने के बाद उन पर दबाव और भी बढ़ गया और उनके घुटने जमीन से 10 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर थे। यांग ये खुद को रोक नहीं पाया और उसके चेहरे पर एक भयंकर चीख उभर आई। इसके अलावा उसके चेहरे पर हर जगह नसें उभर आई थीं। उस दिन दाओवादी गो ने कहा था कि उसे अपनी तलवार की नीयत को पुनः प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ सकता है, और वह उस कष्ट के प्रति उदासीन था, क्योंकि उसने अतीत में कौन सा कष्ट नहीं झेला था। फिर भी अब उसे कहना पड़ा कि यह वास्तव में दर्दनाक था। दबाव सिर्फ उसके शरीर पर ही नहीं था, बल्कि उसकी इच्छाशक्ति पर भी था, या यूं कहें कि दबाव असल में उसकी इच्छाशक्ति पर लक्षित था। 4 दिन बाद टकराना। तलवार की एक किरण फिर से उसके शरीर से बाहर निकली, और फिर यांग ये ने तुरंत अपने शरीर को हल्का महसूस किया, क्योंकि उसने स्वर्ग रैंक तलवार की मंशा का पहला स्तर प्राप्त कर लिया था। हालांकि पहले से 2 गुना अधिक भयानक दबाव अचानक एक बार फिर उस पर आ पड़ा, और दबाव के कारण उसकी तलवार चलाने की मंशा तुरंत ही चकनाचूर हो गई। सकना। यांग यी अचानक चौंक गया, और उसके होठों के बीच से खून की एक फुहार निकली और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। यांग ये ने अपने दोनों हाथों से खुद को सहारा दिया, और उसका शरीर इस समय धनुष के आकार का था। उसने आसपास के माहौल को देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन देखा कि यह पूरी तरह से खाली था। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि हर तरह की तलवार की मंशा आसपास भरी हुई थी, और उनमें से सबसे कमजोर स्वर्ग रैंक के तीसरे स्तर पर थी। यही कारण था कि उसकी तलवार की नीयत उनका प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं थी। कितना कष्टप्रद है। बस तुम रुको। यांग ये ने अपने दांत पीस लिए। दरार। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर पर दबाव और भी बढ़ गया, तथा उसके शरीर की हड्डियां लगातार टूटने लगीं। मानो वे यांग यी के उकसावे का जवाब दे रहे थे। आसपास के लोगों में तलवार की नीयत भी यांग यी के चारों ओर इकट्ठा होने लगी, और फिर वे धीरे धीरे उसकी ओर उतरे, मानो वे उसे जमीन पर पूरी तरह से लिटा देना चाहते हों। बस बहुत हो गया। तुम मुझे संख्याओं से डराने की कोशिश कर रहे हो। बस देखो मैं तुम सबको कैसे कुचल देता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके माथे के बीच से उन्मुक्त की तलवार की 2 धारें चमक उठीं। टकराना। जैसे ही तलवार की वे 2 धारें यहां प्रकट हुईं, तुरंत एक विस्फोट गूंज उठा। अध्याय 883। क्या यह शून्य रैंक है? जैसे ही तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की तलवार की मंशा की वे 2 किस्में उसके भीतर से उभरी, यांग ये का शरीर तुरंत हल्का महसूस हुआ, क्योंकि उस पर दबाव एक घटती हुई लहर की तरह वापस चला गया। यांग ये ने राहत की सांस ली। दरअसल वह शुरू में ही इन्फेटेड वन की तलवार की मंशा को छोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि आसपास की तलवार की मंशा उस पर दबाव डाल रही थी, लेकिन यह उसके लिए बेहद फायदेमंद थी। फिर भी अब वे उस पर सिर्फ दबाव नहीं डाल रहे थे, वे उसे कुचलना चाहते थे। यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसके चारों ओर तलवार की मंशा को न केवल महसूस किया जा सकता था, बल्कि देखा भी नहीं जा सकता था। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपना मन साफ किया। यांग यी की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर होती गई, क्योंकि तलवार की मंशा ने चारों ओर को ढक लिया था, और हर एक कतरा कम से कम स्वर्ग रैंक के तीसरे स्तर पर था। इसके अलावा उनके बीच तलवार की मंशा के 2 अस्पष्ट धागे थे। वह केवल यह महसूस कर सकता था कि तलवार की मंशा के वे 2 धागे बहुत शक्तिशाली थे, और वे उन्मुक्त की तलवार की मंशा से कमजोर नहीं थे। हालांकि वे उसमें पूरी तरह से उदासीन लग रहे थे, इसलिए वे उससे काफी दूर थे। जहां तक तलवार की ताक में बैठे लोगों की बात है, तो वे उसे शत्रुता से देख रहे थे। हालांकि वे उन्मुक्त की तलवार की ताक में बैठे लोगों से डरे हुए थे, इसलिए वे उसके पास नहीं गए। यांग यी ने एक क्षण के लिए गहराई से विचार किया, इससे पहले कि वह उन्मुक्त की तलवार की एक कड़ी को वापस ले ले। जैसे ही वह गायब हुआ, आसपास के इलाके में तलवार की मंशा तुरंत यांग ये पर झपटने के लिए उत्सुक हो गई, और वे धीरे धीरे सभी दिशाओं से उसके पास आने लगे। जैसा कि दाओवादी गो ने कहा था, उनके पास कोई घातक ऊर्जा या हत्या का इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने यांग ये पर हमला नहीं किया, और उन्होंने यांग ये पर दबाव डालने के लिए अपने भीतर के भयंकर और तीखे इरादे पर भरोसा किया। दबाव और अधिक मजबूत होता गया, और यांग ये की हड्डियों को एक बार फिर से टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा। तलवार इरादे के शिवालय के बाहर लू वानर और प्राचीन तलवार स्कूल के तलवार मास्टर जियान बुचेन वहां खड़े थे, और लू वानर की आंखों में चिंता की झलक देखी जा सकती थी। लू वानर ने पूछा, मास्टर, क्या वह वास्तव में ठीक रहेगा जब आप उसे बिना सुरक्षा टोकन के अंदर जाने देंगे? जियान बुचेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह किसी और से अलग है।
उसके शरीर की ताकत ही उसे वहां टिके रहने के लिए काफी है। इसके अलावा उसकी तलवार की इच्छा इसलिए कम हो गई क्योंकि उसने एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसके लिए अपने भीतर तलवार की इच्छा को जगाने के लिए ऐसी विधियों का इस्तेमाल किए बिना उसे कम समय में ठीक करना पूरी तरह से असंभव होगा। लू वान र ने धीरे से कहा, मुझे पता है, लेकिन वह तब तक टिक नहीं पाएगा जब तक उसकी तलवार की मंशा स्वर्ग रैंक के तीसरे स्तर पर बहाल नहीं हो जाती। जियान बुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी इच्छा शक्ति आम लोगों से कहीं ज्यादा है, या मुझे कहना चाहिए कि यह तुमसे ज्यादा मजबूत है। जब तक वह वहां तलवार की मंशा को परेशान नहीं करता, तब तक उसके लिए लगभग आधे महीने तक टिके रहना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लू वानर ने कहा, क्या आपने उसे केवल 3 दिनों के लिए वहां खेती करने की अनुमति नहीं दी थी? जियान बुचेन ने कहा, यह सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए था। आखिरकार, अगर दूसरों को पता चल जाए कि उसे इतने लंबे समय तक वहां खेती करने की अनुमति दी गई थी, तो मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि कितने लोग ईर्ष्या करेंगे। इसलिए, उस बच्चे को कुछ परेशानी से बचाने के लिए मेरे पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लू वानर ने सिर हिलाया, और फिर वह अचानक बोली, क्या होगा अगर वह तलवार की उन लटों को भड़का दे? जियान बुचेन ने धीरे से कहा, तो मैं केवल उन्हें शुभकामनाएं दे सकता हूं। लू वान के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। डॉट 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 5 दिन बाद, यांग ये ने आसपास के क्षेत्र में तलवार के इरादे से उस पर डाले गए दबाव के तहत स्वर्ग रैंक तलवार इरादे के दूसरे स्तर को प्राप्त किया था। स्वर्ग रैंक तलवार इरादे के दूसरे स्तर को प्राप्त करने के बाद, यांग ये ने इन्फेटेड वन की तलवार के इरादे को वापस ले लिया और आसपास के क्षेत्र में तलवार के इरादे का विरोध करने के लिए अपनी खुद की तलवार के इरादे पर भरोसा किया। जब वह स्वर्ग रैंक के केवल दूसरे स्तर पर था, तो उसका तलवार का इरादा अतीत में वध तलवार का इरादा था, इसलिए यह तलवार के इरादे के अन्य रूपों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। इस प्रकार, वह आसपास के क्षेत्र में तलवार के इरादे की ताकत का बमुश्किल विरोध करने में सक्षम था। बेशक, जबकि वह इसका विरोध कर सकता था, उसे भारी मात्रा में दबाव सहना पड़ा। आखिरकार, आसपास के लोगों की तलवारें उसकी अपनी तलवारों से कम नहीं थीं, और वे संख्या में उससे कहीं ज्यादा थीं। हालांकि, वह बिल्कुल यही चाहता था। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। टकराना। अचानक, उसके भीतर से एक भयानक तलवार की धार निकली। जैसे ही वह निकली, आसपास की तलवार की धार तुरंत बार बार पीछे की ओर चली गई, लेकिन उन्हें एक बार फिर उस पर दबाव बनाने में देर नहीं लगी। मैं आखिरकार तीसरे स्तर पर पहुंच गया हूं। यांग ये ने गहरी सांस ली, जबकि उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। उसकी तलवार की मंशा की वापसी ने दर्शाया कि अब उसे उच्च श्रेणी के अर्धसंतों को मारने की अपनी क्षमता पर भी भरोसा था। आखिरकार, तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा अंतरिक्ष में विलीन हो सकती है। उसके पास मौजूद क्षय कानूनों के साथ मिलकर, उसके लिए वास्तव में एक उच्च श्रेणी के अर्धसंत को मारना मुश्किल नहीं था, अगर वह उस अर्धसंत को आश्चर्यचकित कर दे। आखिरकार, उच्च पदस्थ अर्धसंत भी उसके क्षय नियमों का विरोध नहीं कर सके। एक बार जब उत्तेजना बीत गई, यांग ये की निगाहें आसपास के माहौल पर घूम गईं, जबकि उसकी आंखों में पागलपन का एक निशान दिखाई दिया। यहाँ कम से कम कुछ हजार तरह की तलवार की मंशा थी, और अगर वह उन सभी को खा जाए, तो शायद वह शून्य रैंक की तलवार की मंशा हासिल कर सकता है। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता या लू वान र भी उसकी जगह पर होता, तो वह निश्चित रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि यहाँ तलवार चलाने के इतने सारे तरीके थे, इसलिए अगर वे क्रोधित होकर किसी व्यक्ति पर हमला कर देते, तो उनका तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि एक उच्च पदस्थ अर्धसंत को भी शायद जिंदा ही कुचल दिया जाता। हालांकि, यांग ये हार नहीं मानना था क्योंकि उसके पास दूसरा मौका नहीं होगा। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली, और उसे तलवार की अपेक्षाकृत कमजोर धार का आभास होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने तलवार की उस धार पर अपनी तलवार की धार से हमला करने में कोई संकोच नहीं किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, यहाँ स्थिति तुरंत गर्म हो गई क्योंकि आसपास के सभी अन्य तलवारधारी भी अचानक उस पर टूट पड़े। यांग ये का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे वास्तव में इतने एकजुट होंगे। उसने जल्दी से अनफेटेड वन की तलवार की मंशा को वापस ले लिया, और आसपास की तलवार की मंशा अब के लिए रुक गई। लेकिन यांग ये के चेहरे के भाव को एक बार फिर बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि तलवार की मंशा की 2 किस्में जो अनफेटेड वन की तलवार की मंशा से कमतर नहीं थी, उसके पास आने लगी थी। इसके अलावा, तलवार की मंशा की अन्य किस्में भी उन 2 तलवार की मंशा की अगुवाई में आगे बढ़ने लगीं। यांग यी की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तलवार डोमेन को सक्रिय किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके चारों ओर तलवार की मंशा तुरंत रुक गई, लेकिन और भी अधिक चिढ़ गई। यांग ये ने एक पल के लिए उनकी भावनाओं को महसूस किया, और फिर उसने कहा, क्या आप सभी हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहते हैं? वह जानता था कि भले ही वह तलवार डोमेन और अनफेटेड वन की तलवार की मंशा के उन 2 धागों का इस्तेमाल करे, फिर भी उसके लिए यहाँ तलवार की मंशा को निगलना असंभव होगा, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से बहुत एकजुट थे और उसे अस्वीकार करते दिख रहे थे। एकमात्र तरीका यह था कि उन्हें अपनी तलवार की मंशा के साथ स्वेच्छा से विलय कर दिया जाए।
हालांकि यह बहुत यथार्थवादी नहीं था, फिर भी वह इसे आजमाना चाहता था। यांग ये ने गहरी सांस ली और आगे कहा, क्या आप सभी यहाँ रहना चाहते हैं और हमेशा के लिए दिन की रोशनी देखने में असमर्थ होना चाहते हैं? क्या आप एक दिन बस गायब हो जाना चाहते हैं? आपके पिछले गुरुओं में से हर एक अद्वितीय विशेषज्ञ थे जिनके पास बहुत ताकत और अधिकार था। जबकि वे गिर गए हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आपके पिछले गुरु एक अलग तरीके से महान शक्ति और अधिकार का आदेश देना जारी रखें? जब वह इस बिंदु पर बोला, तो यांग ये की आवाज भारी हो गई, आप सभी जड़ों के बिना पौधों की तरह हैं, और एक बार जब तलवार की मंशा गायब हो जाती है, तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। क्या आप सभी हमेशा के लिए गायब होना चाहते हैं? यांग ये को यह महसूस हो गया कि आसपास के इलाके में तलवार की मंशा धीरे धीरे शांत हो रही थी। इस तरह के मौके ने यांग ये को खुश कर दिया और उसने जल्दी से कहा, आप सभी के लिए इस जगह को छोड़ने का एकमात्र तरीका मेरी तलवार की मंशा के साथ विलीन होना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो वे आप सभी को कभी नहीं जाने देंगे। भले ही आप छोड़ दें, लेकिन बाहरी दुनिया में नष्ट होने के बाद आप सभी वास्तव में चले जाएंगे। इसलिए, आप सभी को मेरी तलवार की मंशा के साथ विलीन होना होगा और मेरा हिस्सा बनना होगा। तभी आप सभी जा सकते हैं, और आपको नष्ट होने की चिंता भी नहीं करनी होगी। यांग ये बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि हालांकि इसने शुरुआत में तलवार के इरादे के इन तारों को प्रभावित नहीं किया था, लेकिन वे इतने लंबे समय तक फंसे रहने के बाद यहाँ रहना निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे। इन तलवार के इरादों में अपनी चेतनाएं थीं। शायद यह सच्ची बुद्धिमत्ता नहीं थी, लेकिन उनमें निश्चित रूप से चेतना थी। जब तक वे बाहरी दुनिया में जाने के लिए तरसते हैं, तब तक उसके पास स्वाभाविक रूप से एक मौका था। एक लंबे क्षण तक खामोशी छाई रही, उसके बाद अचानक तलवार की एक धार यांग यी की तलवार की धार में प्रवेश कर गई जिसने उसके सामने के क्षेत्र को ढक लिया, और वह उसकी तलवार की धार में विलीन हो गई। जैसे ही तलवार की वह डोरी उसकी तलवार की डोरी में समा गई, एक और डोरी उसकी तलवार की डोरी में भी घुस गई। उसके बाद तलवार की डोरी लगातार यांग ये की तलवार की डोरी में घुसती चली गई। जैसा कि उसने कहा था, तलवार चलाने की मंशा रखने वाले ये लोग बहुत लंबे समय से यहाँ फंसे हुए थे। अगर उनके पास कोई बुद्धि नहीं होती तो भी ठीक रहता, लेकिन समस्या यह थी कि उनमें से ज्यादातर के पास एक निश्चित मात्रा में बुद्धि थी। तो वे यहाँ हमेशा के लिए कैसे रह सकते थे? बेशक, कई लोगों ने यांग ये की तलवार की मंशा के साथ विलय करने का कारण यह था कि वे यांग ये की ताकत के बारे में बहुत सोचते थे। दरअसल, अगर प्राचीन तलवार स्कूल का कोई साधारण शिष्य भी तलवार के इरादे की इन लड़ियों के साथ विलीन हो जाए, तो वह शिष्य निश्चित रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि तलवार के इरादे की ये लड़ियां तलवार स्कूल का एक अनमोल खजाना थी, और तलवार स्कूल के कई शिष्यों ने अपनी तलवार के इरादे को शांत करने के लिए उनका इस्तेमाल किया। अगर कोई यहाँ तलवार के इरादे के साथ विलीन हो जाए, तो तलवार स्कूल के उच्च अधिकारी निश्चित रूप से उस व्यक्ति की खाल उधेड़ देंगे। जहां तक यांग यी का सवाल है, उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। वैसे भी, उसे बस इतना पता था कि दाओवादी गु ने कहा था कि अगर उसमें क्षमता हो तो वह यह कर सकता है, और उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। यहाँ तलवार की मंशा की किस्में कम होती जा रही थीं, जबकि यांग ये की अपनी तलवार की मंशा और भी मजबूत होती जा रही थी। हालांकि, उनके साथ घुलना मिलना इतना आसान नहीं था क्योंकि वे कमोबेश अपने पूर्व स्वामियों की इच्छाएं ही रखते थे, और यही यांग ये के भीतर संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा था। सौभाग्य से, उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था और उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। इसलिए, उसने प्रतिरोध किया और उन सभी को खत्म कर दिया। एक दिन ऐसे ही बीत गया। तलवार की 10 से भी कम धारें यहाँ बची थी, और यांग ये की तलवार की नीयत एक भयानक स्थिति में पहुंच चुकी थी। यह स्वर्ग रैंक के शिखर पर था, स्वर्ग रैंक का सच्चा शिखर। यांग ये ने गहरी सांस ली, जबकि उसकी चेतना तलवार के इरादे के अंतिम 10 धागों पर टिकी हुई थी जो यहाँ बचे थे। वे निस्संदेह यहाँ सभी तलवार के इरादों में सबसे मजबूत थे। यांग ये ने गंभीरता से कहा, यदि आप मेरे साथ आएंगे तो मैं निश्चित रूप से आप सभी को सम्मान दिलाऊंगा। चारों ओर केवल शांति थी, और तलवार की वे 10 धारें बिल्कुल भी नहीं हिलीं। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा, और फिर वह मुड़ा और बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। ठीक जब वह बाहर निकलने वाला था, तो तलवार की उन 10 लड़ियों ने उस पर वार कर दिया। टकराना। यांग यी के शरीर से एक भयानक आभा निकली, और फिर तलवार इरादे का पूरा शिवालय टूटकर बिखर गया। जियान बुचेन और दाओइस्ट गु ठीक उसी समय यांग ये के सामने आए जब तलवार के इरादे का शिवालय ढह गया, और जब उन्होंने यहाँ की स्थिति देखी तो उनके चेहरे बेहद भद्दे थे। दोनों की निगाहें तुरंत यांग ये पर पड़ीं, और उनकी आंखों में गुस्सा, घबराहट और सदमा था। यांग ये के शरीर के अंदर और उसके चारों ओर अनगिनत अलग अलग तरह की तलवार की मंशा एक दूसरे को खा रही थी। जबकि वे स्वेच्छा से उसकी तलवार की मंशा के साथ विलीन हो गए थे, फिर भी जब वे एक दूसरे को खाने लगे तो यह एक भयंकर युद्ध था। आखिरकार, जो अंत तक बना रहा उसकी चेतना निश्चित रूप से दूसरों पर अधिकार रखती है। बेशक, यांग ये ही वह था जिसे अंत में लाभ हुआ। ताओवादी गु ने गंभीरता से कहा, वह वास्तव में उन्हें खा रहा है। जियान बुचेन ने पूछा, आपने उसे ऐसा करने दिया?
दाओवादी गो ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, उसने मुझसे पूछा कि क्या वह पगोडा के भीतर तलवार की मंशा को खा सकता है, और मैंने उससे कहा कि अगर उसके पास क्षमता है तो वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि पगोडा के भीतर सभी तलवार की मंशा कम से कम स्वर्ग रैंक के तीसरे स्तर पर हैं, इसलिए वे अपने चरम के दौरान उसकी तलवार की मंशा से कमतर नहीं थे। उसका तो कहना ही क्या, मेरे लिए भी पगोडा के भीतर तलवार की मंशा को खा पाना संभव नहीं होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसने वास्तव में ऐसा किया है, और ऐसा लगता है कि वह सफल भी हुआ है। जब वह इस बिंदु तक बोला, तो दाओवादी गो ने अचानक कहा, तलवार मास्टर, अगर वह वास्तव में शून्य रैंक तलवार इरादे को प्राप्त करता है, तो वान एयर के साथ मिलकर हमारा प्राचीन तलवार स्कूल निश्चित रूप से केंद्रीय दिव्य प्रांत की मार्शल रैंकिंग के भीतर शीर्ष 30 तक चढ़ने में सक्षम होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हम डायमंड रैंक शक्तियों के रैंक में चढ़ने के लिए उस पर भरोसा करने में सक्षम हो सकते हैं। जियान बुचेन की पलकें थोड़ी झपकीं। आखिरकार डायमंड रैंक शक्तियों के रैंक तक चढ़ना कुछ ऐसा था जिसे प्राचीन तलवार स्कूल के पूर्वजों की पीढ़ियों ने हासिल करने के लिए संघर्ष किया था। थोड़ी देर बाद जियान बुचेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको पता होना चाहिए कि शून्य रैंक की तलवार की मंशा हासिल करना इतना आसान नहीं है, और यह असंभव है, भले ही वह यहाँ स्वर्ग रैंक की सभी तलवार की मंशा को खा जाए। अन्यथा हमारे तलवार स्कूल के वरिष्ठों ने बहुत पहले ही यहाँ तलवार की मंशा को खा लिया होता। इसके अलावा मार्शल रैंकिंग उतनी सरल नहीं है जितनी आप सोचते हैं। संक्षेप में, हमें पहले उन पुराने साथियों को यह समझाने का तरीका सोचना चाहिए। तलवार की मंशा के शिवालय की तलवार की मंशा को अवशोषित कर लिया गया है, और शिवालय खुद ही ढह गया है। यहाँ तक कि मुझे, तलवार मास्टर को भी इसके लिए भुगतना पड़ सकता है। दाओवादी गो शर्मिंदगी से मुस्कुराया और कहा, तलवार मास्टर, आप मजाक कर रहे होंगे। संस्थापक पूर्वज के अलावा, आप हमारे तलवार स्कूल में सबसे शक्तिशाली हैं, इसलिए वे आपको दोषी ठहराने और दंडित करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? वे बस आपको परेशान करेंगे। जियान बुचेन ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर धीरे से बोला, मुझे आश्चर्य है कि हमारे तलवार संप्रदाय में उसका आगमन हमारे लिए एक आशीर्वाद है या एक विपत्ति। दाओवादी गो के चेहरे पर भी एक गंभीर भाव दिखाई दिया। कहने की जरूरत नहीं है, जबकि यांग ये की ताकत भयानक थी, मुसीबत खड़ी करने की उसकी क्षमता भी बिल्कुल भयानक थी। इसके अलावा यांग ये बहुत ज्यादा स्वेच्छाचारी और दबंग तरीके से काम करता था। अगर कोई उसे नाराज न करे तो ठीक था, लेकिन अगर कोई करता है तो वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति को मार डालेगा। ऐसा चरित्र इस मायने में फायदेमंद था कि उसे धमकाया नहीं जाएगा, लेकिन नुकसान यह था कि इससे यांग ये के लिए दुश्मन बनाना आसान हो गया। ताओवादी गु ने यांग ये को देखते हुए धीरे से आह भरी, और उसकी आंखों में थोड़ी जटिल नजर थी। यांग ये के इर्द गिर्द तलवार की नीयत धीरे धीरे शांत होने में काफी समय बीत गया, और फिर एक और घंटा बीतने के बाद यांग ये ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी उंगलियां आपस में दबाईं और उन्हें हल्के से हिलाया। जैसे ही उसने झूलना समाप्त किया, दूर की जमीन तुरंत फट गई और वहां एक अथाह और काली दरार दिखाई दी। जियान बुचेन अचानक बोला, अर्ध शून्य रैंक। यांग ये की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्या यह सच में शून्य रैंक तलवार का इरादा नहीं है? जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। जियान बुचेन ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि संस्थापक पूर्वज और हमारे तलवार स्कूल के कुछ राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों के अलावा, हम सभी के पास केवल तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा है। भले ही तीसरे स्तर की स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा के बीच ताकत में अंतर हो, लेकिन हमारी तलवार की मंशा अभी भी अंत में स्वर्ग रैंक पर ही है। फिर भी तुमने केवल 20 साल की उम्र में अर्धशून्य रैंक की तलवार की मंशा हासिल कर ली है। सच कहूं तो मुझे भी काफी ईर्ष्या हो रही है। यांग ये शर्मिंदगी से मुस्कुराया और कहा, क्या शून्य रैंक तलवार का इरादा पूरी तरह से ध्वनि रहित नहीं है? मेरी तलवार का इरादा अभी भी कोई आवाज नहीं करता है, तो यह केवल अर्ध शून्य रैंक क्यों है और वास्तविक शून्य रैंक क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी तलवार की मंशा वास्तव में इस दुनिया से आगे नहीं बढ़ी है। दाओवादी गु ने आगे कहा, तुम्हारी वर्तमान तलवार की मंशा को दुनिया के बराबर ही माना जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा। इसलिए इसके निशान अभी भी दुनिया में पाए जा सकते हैं। बेशक आम लोग इसे पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे, जब तक कि वे प्रतिभाशाली न हो जिन्होंने दुनिया को समझना शुरू कर दिया हो, या वे उच्च श्रेणी के अर्धसंत न हो जो संत दायरे से आधे कदम दूर हों। संक्षेप में, अगर उन्होंने दुनिया को समझना शुरू नहीं किया है या वे संत दायरे से नीचे हैं, तो उच्च श्रेणी के अर्धसंत भी तुम्हारी तलवार की मंशा को नहीं पहचान पाएंगे। यांग ये ने पूछा, मैं सच्चा शून्य रैंक तलवार इरादा कैसे प्राप्त करूं? ताओवादी गो और जियान बुचेन ने जब यह सुना तो उनके चेहरे पर गंभीर भाव उभरे, और फिर ताओवादी गो ने गंभीरता से कहा, बच्चे, तुम्हें याद रखना चाहिए कि कभी भी अपनी समझ से परे नहीं जाना चाहिए। अपनी साधना में जल्दबाजी करना कभी भी लाभदायक नहीं होता। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। दरअसल जब उसने ये शब्द बोलना समाप्त किया तो उसे पछतावा हुआ। दरअसल उसने उत्तेजना के क्षण में ये शब्द बोल दिए थे, या यह कहा जाना चाहिए कि वह बहुत चिंतित और अधीर था।
जियान वुचेन और दाओइस्ट गु के भाव तब नर्म पड़ गए जब उन्होंने यांग ये के रवैये को देखा, और जियान वुचेन ने कहा, सच्ची शून्य रैंक तलवार की मंशा अलौकिक और दूसरी दुनिया की है। बहुत कम लोग शून्य रैंक प्राप्त करने के लिए बाहरी ताकतों पर भरोसा करने में सक्षम हैं। कम से कम, मैंने कभी किसी को सफल होते नहीं देखा या सुना है। शून्य रैंक प्राप्त करने के लिए आप केवल अपनी समझ पर भरोसा कर सकते हैं। यदि आप इसे समझते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से शून्य रैंक प्राप्त करेंगे। यांग ये ने कहा, क्या हमारे तलवार स्कूल में संस्थापक पूर्वज के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसने शून्य रैंक प्राप्त की हो? जियान वुचेन ने सिर हिलाया और कहा, अर्ध शून्य रैंक पर कुछ लोग हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हैं। यांग ये ने सिर हिलाया, और फिर उसने अचानक पूछा, क्या मैं सेंट रियल्म विशेषज्ञों से लड़ने के लिए क्वासी शून्य रैंक तलवार के इरादे पर भरोसा कर सकता हूँ? दाओवादी गो और जियान वुचेन ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। दाओवादी गु के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने कहा, आओ, तुम मेरा एक हमला क्यों नहीं आजमाते? ठीक है। यांग ये की आंखों में युद्ध की तीव्र इच्छा थी। उसकी तलवार चलाने की इच्छा फिर से बहाल हो गई थी और उसमें सुधार भी हुआ था, इसलिए वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जिसके साथ वह मुकाबला कर सके। दाओवादी गु ने अपनी उंगली हिलाई, और तलवार की ऊर्जा की एक डोरी आगे की ओर उछली। यह बहुत तेज नहीं था, लेकिन यांग ये ने थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसकी गहरी ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई, इससे पहले कि उसकी तलवार की मंशा भी बाहर निकल आए। अंत में, उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को आगे की ओर लहराने से पहले एक साथ दबाया, और तलवार की ऊर्जा की एक डोरी आगे की ओर उछली और दाओवादी गु की तलवार की ऊर्जा से टकरा गई। अनुभव करना। यांग ये ने आश्चर्य से देखा कि उसकी तलवार की ऊर्जा तुरंत टुकड़ों में बिखर गई, और फिर दाओवादी गु की तलवार की ऊर्जा उसकी छाती से टकराए। टकराना। यांग यी की आकृति को बल द्वारा पीछे धकेले जाने के कारण उसकी जमीन रगड़ने लगी, और उसकी आकृति लगभग 6 किलोमीटर पीछे चली गई, अंततः रुकने से पहले। कितना शक्तिशाली! यांग ये ने अपना सिर उठाकर दाओवादी गु को देखा, जबकि उसकी आंखों में अत्यंत गंभीर भाव था। संत क्षेत्र क्या है? दाओवादी गु ने आगे कहा, संत क्षेत्र दुनिया की सीमाओं से परे है, कानूनों से परे है, और दुनिया की ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम है। कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो अर्ध संत क्षेत्र के उच्च पद पर रहते हुए संतों से लड़ सकते हैं, लेकिन मैंने कभी भी सम्राट क्षेत्र में संत से लड़ने में सक्षम कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं देखा। शायद सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में कुछ ऐसे लोग हों, लेकिन हमारे पाइन प्रीफेक्चर में शायद ही कोई हो। मैं अभी भी काफी कमजोर हूँ। यांग ये ने गहरी सांस ली। उसने सोचा था कि चूंकि उसने अर्धशून्य रैंक तलवार की मंशा हासिल कर ली है, तो भले ही वह संतों के लिए एक मैच न हो, वह कम से कम एक संत के साथ कुछ वार तो कर ही सकता है। हालांकि, उसके सामने क्रूर तथ्य ने उसे बताया कि वह एक भी चाल का विरोध नहीं कर सकता। हालांकि, स्काई डिवाइन हॉल के यंग हॉल मास्टर एक उच्च रैंक वाले हाफ सेंट थे, जिनके बारे में अफवाह थी कि उन्होंने एक संत से लड़ाई की थी। इसलिए, यांग ये को उस साथी के खिलाफ लड़ाई में जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर तलवार आत्मा जाग रही होती, तो वह हताश होकर लड़ सकता था और हेवन रेंट के असली रूप को अंजाम दे सकता था। शायद तब वह जीत पाता। हालांकि, समस्या यह थी कि तलवार आत्मा अभी भी बेहोश थी। इसके अलावा, अगर वह जाग भी जाती, तो भी वह वास्तव में हेवन रेंट के असली रूप को फिर से अंजाम नहीं देना चाहता था। क्योंकि इससे न केवल उसके अपने शरीर को भारी नुकसान होता, बल्कि यह प्राइमोडियल पैगोडा और तलवार आत्मा के लिए भी बहुत हानिकारक था। लेकिन अगर उसने हेवन रेंट के असली रूप का उपयोग नहीं किया, तो वह स्काई डिवाइन हॉल के यंग हॉल मास्टर से कैसे लड़ेगा? या अधिक सटीक रूप से कहें तो वह पूरे स्काई डिवाइन हॉल से कैसे लड़ेगा? दाओवादी गु अचानक हंस पड़ा, बच्चे, तुम्हारे आत्मविश्वास को कोई झटका नहीं लगा है ना? यांग ये ने अपने विचारों को रोका और अपना सिर हिलाया, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। दाओवादी गु ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी तुलना किससे कर रहे हैं। अगर यह युवा पीढ़ी है, तो पाइन प्रांत में 10 से ज्यादा लोग आपको हराने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि, अगर यह हमारे खिलाफ है, ईमानदारी से कहूं तो आपकी ताकत बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। हमारे बारे में तो कहना ही क्या, आप कुछ बहुत पुराने उच्च श्रेणी के अर्ध संतों के बराबर भी नहीं हैं। मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी। यांग ये ने कहा, चाहे वह लू वान रहो, किंग दाफू हो या स्काई डिवाइन हॉल का यंग हॉल मास्टर, उसने उनमें से किसी को भी कम नहीं आंका। उनकी प्राकृतिक प्रतिभाएं कमजोर नहीं थीं, और उन्हें प्लेटिनम रैंक संप्रदायों द्वारा बढ़ावा दिया गया था। इसलिए, उनके पास जो विरासत और तकनीकें थीं, वे निश्चित रूप से प्रीफेक्चर में सर्वश्रेष्ठ थीं। इसलिए, प्रतिभा का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि एक साधारण व्यक्ति भी ऐसे संसाधनों के समर्थन से असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। ऐसा सोचना सबसे अच्छा है। दाओवादी गु ने सिर हिलाया, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और हरक्यूलियन तलवार यांग ये के सामने प्रकट हुई। अब हरक्यूलियन तलवार पर एक ड्रैगन का निशान था। ड्रैगन का सिर तलवार की मूठ पर था, पंजे मूठ के नीचे थे, और ड्रैगन का शरीर पूरी तलवार को ढक रहा था।
ड्रैगन बिल्कुल सजीव था, और यह बिल्कुल एक जीवित ड्रैगन जैसा लग रहा था। दाओवादी गो ने कहा, मैंने उस ड्रैगन को तलवार के भीतर लगा दिया है, इसलिए यह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन यह बहुत ज्यादा भारी भी है। सच कहूं तो मुझे डर है कि केवल दानव जाति के उच्च पद के अर्धसंत ही इसे स्वतंत्र रूप से घुमाने में सक्षम हैं। यांग ये ने हरक्यूलियन तलवार की मूठ पकड़ी, और उसने तुरंत महसूस किया कि उसका हाथ उसके वजन से नीचे की ओर खींच रहा है। उसने एक गहरी सांस ली और दोनों हाथों से उसकी मूठ पकड़ ली, और फिर उसके भीतर की गहन ऊर्जा उसके हाथों की ओर पागलों की तरह उमड़ पड़ी, इससे पहले कि वह अचानक तलवार उठाकर वार कर दे। टकराना। इससे पैदा हुई शक्तिशाली शक्ति ने यांग यी के सामने की जगह को हिला दिया और दरारें लगातार आसपास की ओर फैलने लगीं। यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। हालांकि यांग यी का शरीर आगे की ओर झुक गया, और वह लगातार सांस लेने के लिए हौंफने लगा। यदि आप उस अर्धसंत को बिना किसी चेतावनी के पकड़ लें, तो अर्धसंत भी जिंदा कुचल दिया जाएगा। दाओवादी गो की आंखों में एक गंभीर भाव का निशान था। दुर्भाग्य से आपकी शारीरिक शक्ति भी इसे स्वतंत्र रूप से घुमाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसकी शारीरिक शक्ति पर्याप्त होनी चाहिए। उसे अभी इसकी आदत नहीं है। जियान बुचेन ने अचानक कहा, उसे कुछ समय दें और वह इसका सामान्य रूप से उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। यांग ये ने अचानक कहा, मैं कुछ समय के लिए बंद दरवाजे की साधना में जा रहा हूं। वह सिर्फ हरक्यूलियन तलवार का आदी नहीं होना चाहता था, वह अपनी नई बेहतर तलवार की मंशा का भी आदी होना चाहता था। इसके अलावा वह विनाश की दिव्य मूर्ति की साधना करना चाहता था जो उसने दाओ ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज से प्राप्त की थी। आखिरकार यह एक बहुत ही भयानक तकनीक थी, इसलिए उसे इसमें महारत हासिल करनी थी। इसके अलावा उसे अपनी साधना में भी सुधार करना था और कम से कम सम्राट रैंक का उच्च पद प्राप्त करना था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे और भी अधिक चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को खाना था और छोटे भंवर में बैंगनी गहन ऊर्जा भेजनी थी। यदि वह उसे अच्छी तरह से खिलाने में सक्षम था, तो शायद वह उसे दमन का पत्थर भेज सकता था, और यह और भी बेहतर होगा यदि वह सुकिंगशी और अन्य को बाहर भेज सके। जब यांग यी बंद दरवाजे के पीछे साधना कर रहे थे, तब ताओवादी गो को अचानक एक शादी का निमंत्रण मिला, और यह आकाश दिव्य हॉल से था। अब से 1 साल बाद स्काई डिवाइन हॉल के यंग हॉल मास्टर लोकियानक्सियाओ स्काई डिवाइन हॉल के म्यूहन शान एन नानजिंग और स्काई फॉक्स डेमन किंग की बेटी यू हेनतियान से शादी करेंगे। शादी के निमंत्रण के अलावा युद्ध के लिए भी निमंत्रण था। यह निमंत्रण लो कियानशियाओ की ओर से था, और इसकी विषय वस्तु थी, पाइन प्रांत के प्रतिभाशाली लोगों, क्या कोई मुझसे लड़ सकता है? पाइन प्रांत के प्रतिभाशाली लोगों, क्या कोई मुझसे लड़ सकता है? जैसे ही ये शब्द फैले, पूरे प्रीफेक्चर में उबाल आ गया। क्योंकि लुओ कियानशियाओ ने न केवल लू वान एर, शून्य भगवान, शांगगुआन युनहाई और किंग दाफू को नीची नज़र से देखा था, जो उसके समान ही प्रसिद्ध थे, बल्कि उसने प्रीफेक्चर के सभी प्रतिभाशाली लोगों को भी नीची नज़र से देखा था। अनगिनत प्रतिभावान लोग दक्षिण में स्काई डिवाइन हॉल की ओर यात्रा करने लगे। आश्चर्यजनक रूप से, लू वानर, शांगगुआन युनहाई, किंग दाफू और वॉर्ड लॉर्ड ने लू कियानक्सियाओ के उकसावे का जवाब नहीं दिया। जबकि उनमें से 4 ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके संबंधित संप्रदायों ने प्रतिक्रिया दी, और उन्होंने कहा कि वे अपने सदस्यों को इसमें भाग लेने के लिए भेजेंगे। इस बार कई लोग उत्साह से भरे हुए थे, क्योंकि लोकियानशियाओ में समान रूप से प्रसिद्ध लोगों को भेजने के अलावा अन्य संप्रदायों के लिए किसी और को भेजना बिल्कुल असंभव था। आखिरकार, अगर उनके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि कमजोर हुए, तो वे अपने संप्रदायों को शर्मिंदा कर सकते थे। तो यह 5 महान प्रतिभाओं के बीच की लड़ाई थी। इसके बारे में सुनना ही किसी का खून खौलाने के लिए काफी था। इसलिए अनगिनत साधक स्काई डिवाइन हॉल की ओर यात्रा करने लगे, क्योंकि वे पाइन प्रांत के सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों के बीच भव्य युद्ध देखने की उम्मीद कर रहे थे। प्राचीन तलवार स्कूल। पहाड़ की चोटी पर यांग ये और लू वान र फूलों के सागर में धीरे धीरे टहल रहे थे। वे दोनों असीम फूलों के बीच से धीरे धीरे चल रहे थे, और यह एक ऐसा दृश्य था जो बेहद खूबसूरत था। वह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, लू वान र ने अचानक कहा। पाइन प्रीफेक्चर के पूरे इतिहास में युवा पीढ़ी में किसी ने भी सर्वश्रेष्ठ होने के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की है, क्योंकि पूरे प्रीफेक्चर में अनगिनत राक्षसी प्रतिभाएं हैं, और कुछ ऐसे भी थे जो प्रसिद्ध थे और कुछ ऐसे भी थे जो नहीं थे। खासकर वे जो प्रसिद्ध नहीं थे, वे राक्षसी प्रतिभाएं जो प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करती थीं, आमतौर पर बहुत अधिक भयानक होती थीं। हम उस सिद्धांत को समझते हैं, और वह निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से जानता है कि अगर वह विफल हुआ तो वह और स्काई डिवाइन हॉल दोनों प्रीफेक्चर में हंसी का पात्र बन जाएंगे। हालांकि उसने फिर भी वह निमंत्रण जारी किया। चूंकि उसने प्रीफेक्चर के सभी प्रतिभाशाली लोगों को चुनौती देने की हिम्मत की, इसलिए मुझे लगता है कि उसे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। यांग ये ने हिलना बंद कर दिया। उसने लू वान र की ओर देखा और फिर कहा, वान र, तुम आज मुझसे मिलने सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं अभी स्काई डिवाइन हॉल पर हमला कर दूंगा, है ना?
लू वान एर ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर बोली, मेरी राय में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे करने की हिम्मत तुम ना करो। लू कियानशियाओ बहुत घमंडी और अभिमानी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे सामने उसका अहंकार और अभिमान बच्चों का खेल है। वह भूली नहीं थी कि यांग ये प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट पर कैसे था। उस समय वह एक पूर्ण और नितांत पागल था। उसने हॉलो ग्राउंड्स के सदस्यों को मार डाला, विद्रोही प्रोफोर्डर्स से लड़ा। हॉलो ग्राउंड्स का तो जिक्र ही नहीं, विद्रोही प्रोफोर्डर्स कितने भयानक थे। अगर वे अपनी ताकत वापस पा लेते तो पाइन प्रीफेक्चर की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक पूरा रेडियंस डायमेंशन भी खतरे में पड़ सकता था। इतने वर्षों पहले विद्रोही डिपफॉर्मर्स की हार का कारण केवल यह नहीं था कि वे एकजुट नहीं थे, बल्कि इसका कारण यह भी था कि रेडियंट डायमेंशन को बाहरी मदद मिल गई थी। संक्षेप में, यदि यांग यी क्रोधित होता तो स्काई डिवाइन हॉल पर हमला करने की बात तो दूर, वह स्वर्ग में छेद करने का भी साहस कर सकता था। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत घमंडी और अभिमानी हूँ। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे दो पहलू हैं, एक दुष्ट पहलू और एक दयालु पहलू, और तुम कौन सा पहलू दिखाते हो यह इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर दूसरे तुम्हें अपमानित नहीं करते तो तुम भी आमतौर पर किसी को अपमानित नहीं करते। लेकिन एक बार जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो तुम एक शैतान में बदल जाते हो जिसे किसी चीज का डर नहीं होता। यांग ये ने गहरी सांस ली और दूर की ओर देखते हुए कहा, वानर, तुम्हें यह समझना होगा कि अच्छे लोग इस दुनिया में ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। मैं दूसरों को नाराज नहीं करता, लेकिन अगर मुझे नाराज किया जाता है तो मैं मार देता हूँ। लेकिन चिंता मत करो, मैं अभी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करूंगा। मेरा लक्ष्य अब स्काई डिवाइन हॉल पर हमला करना नहीं है, बल्कि अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना है। क्योंकि मैं उन्हें तभी मार पाऊंगा जब मेरे पास पर्याप्त ताकत होगी, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। लू वान र ने अचानक कहा, जब समय आएगा तो मैं भी तुम्हारे साथ वहां चलूंगी। यांग ये मुस्कुराया, मैं इससे बेहतर कुछ नहीं मांग सकता। लू वान र ने अचानक कहा, क्या आप जानते हैं कि आपने मुझे क्या विरासत दी थी? उन्होंने जवाब दिया, मैं इसके बारे में काफी उत्सुक हूँ। तलवार आत्मा का दूसरा गुरु कितना शक्तिशाली था? यांग ये वास्तव में उस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता था। किसी भी मामले में वह बहुत शक्तिशाली था, अत्यंत शक्तिशाली। कम से कम वह प्राचीन तलवार विद्यालय के तलवार मास्टर से कमतर नहीं था। इसके अलावा जिसने तलवार अग्रदूत को अपने हाथ में पकड़ रखा था, वह संत क्षेत्र से ऊपर के विशेषज्ञों का वध करने में भी सक्षम हो सकता था। देखो, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लू वान र ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर उसने धीरे से अपनी कमर पर तलवार की मूठ पकड़ ली। उसके बाद यांग ये की आंखों के सामने एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। लू वान र की आत्मा अचानक उसके शरीर को छोड़कर उसके सिर के ऊपर पहुंच गई। उसी समय उसकी आत्मा ने उसके शरीर के समान ही मुद्रा बनाए रखी। स्लैश। उसकी आवाज अचानक गूंजी और फिर उसके शरीर और आत्मा दोनों ने उसकी तलवार पकड़ ली और उससे वार किया। हमले से एक भी आवाज नहीं हुई, लेकिन दूरी पर एक पहाड़ जो 3 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचा और 500 मीटर चौड़ा था, बीच से फट गया था। उसके बीच में एक बहुत बड़ी दरार आ गई थी और दरार के दोनों किनारे शीशे की तरह चिकने थे। यांग यी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसकी आंखों में एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। लू वान र की आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई और फिर वह यांग ये के पास चली गई, इससे पहले कि वह कहती, यह बहुत भयानक है और यह प्राचीन तलवार स्कूल में भी बहुत भयानक है। यह शरीर और आत्मा के सही सम्मिलन पर जोर देता है। यह शरीर और आत्मा की संयुक्त शक्ति, दुनिया की ऊर्जा और तीसरे स्तर के स्वर्ग रैंक तलवार के इरादे की विशेषताओं का उपयोग करता है। इसलिए न केवल यह बहुत मजबूत है, बल्कि यह अपने उतार चढ़ाव को छिपाने में भी सक्षम है। मैंने एक बार इसका इस्तेमाल एक उच्च रैंक के अर्ध संत को मारने के लिए किया था। यांग ये ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराया और अनजाने में अपना हाथ लू वान र के सिर की ओर बढ़ाया। हालांकि उसे कुछ याद आया और उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। मुझे पता है कि तुम मुझे लू कियानशिया और मेरे बीच की खाई की याद दिलाना चाहती हो। चिंता मत करो, मैं अभी उससे मौत तक लड़ने नहीं जाऊंगा। लू वान र ने अचानक पूछा, तुम्हें किस बात का डर है? यांग ये हैरान था। हो, उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम करना चाहते हो तो करो। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकते। यांग ये थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अतीत में उसे अपनी छोटी बहन की तरह माना था, ठीक वैसे ही जैसे लिटिल याओ और बाओ एड। इसलिए उनके सिर को सहलाना उसकी आदत थी और यह स्वाभाविक रूप से लिटिल याओ की वजह से उसकी आदत बन गई थी। हालांकि लू वान एर अब पूरी तरह से बड़ी हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए ऐसा करना जारी रखना उचित नहीं था। लू वान र ने आगे कहा, या शायद तुम हिम्मत नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं अब तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। यांग ये हंसा और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर को सहलाया। अब क्या? उसके मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, तुम्हें पता है,
तुम्हारे द्वारा मेरे सिर को सहलाए जाने से मुझे प्यार और सुरक्षा का एहसास होता है। मुझे यह एहसास वाकई अच्छा लगता है। ठीक है, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जल्दी से अपनी साधना जारी रखो। मैं अभी भी तुम्हारे अर्धसंध क्षेत्र में पहुंचने का इंतजार कर रही हूं ताकि मैं तुम्हारे साथ असली युद्ध कर सकूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लू वान ने अपना हाथ हिलाया और एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जो क्षितिज में लुप्त हो गई। उसके जाने के बाद यांग ये वहीं खड़ा रहा और काफी देर तक उसे देखता रहा और फिर अंततः वह अपने साधना कक्ष में लौट आया। उसका साधना कक्ष बहुत बड़ा था और यह इतना फैला हुआ था कि आंखें पूरी तरह से अंदर नहीं जा सकती थीं। इसके अलावा यह एक संत द्वारा स्थापित एक अवरोध से ढका हुआ था, इसलिए इसे एक किले के रूप में ठोस कहा जा सकता है। इसलिए उसका उल्लेख नहीं करना, 10 उच्च रैंक वाले अर्ध संतों की संयुक्त सेना भी अवरोध को हिला नहीं पाएगी। यांग ये ने तुरंत 1 लाख चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर निकाले और उन्हें कमरे में रख दिया और फिर उसने उन्हें प्रज्वलित कर दिया। आखिरकार उसे अब उन्हें निगलने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही उन ऊर्जा पत्थरों को ऊर्जा में रूपांतरित किया गया, वह सब उसके अंदर प्रवाहित हो गया, बैंगनी गहन ऊर्जा में रूपांतरित हो गया और फिर छोटे भंवर में प्रवाहित हो गया। वर्तमान में छोटा भंवर अपने आप ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। इसलिए जब उसने उन ऊर्जा पत्थरों को वापस ले लिया और उन्हें प्रज्वलित कर दिया, तो उसने छोटे भंवर पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय विनाश की दिव्य मुट्ठी की साधना शुरू कर दी। विनाश की दिव्य मुट्ठी ने उसकी शारीरिक शक्ति पर बहुत बड़ी मांग रखी। सौभाग्य से वह मुश्किल से शर्तों को पूरा करने में सक्षम था। जहां तक नौ पुनर्जन्म तकनीक का सवाल है, उसने इसे भी किसी और कारण से साधना शुरू नहीं की थी, बल्कि इसलिए कि अर्धसंध क्षेत्र प्राप्त करने पर उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। वह इस तरह के प्रलोभन को अस्वीकार करने में सक्षम नहीं था। तकनीक के बाद के चरणों के लिए वह निश्चित रूप से उन्हें साधना करने का इरादा नहीं रखता था। क्या मजाक है, उसे उस पीड़ा से घृणा थी जो उसे सहनी पड़ती अगर उसे फिर से साधना करनी पड़ती। ठीक इसी तरह यांग ये ने 9 पुनर्जन्म तकनीक और विनाश की दिव्य मुट्ठी दोनों की साधना करते हुए ऊर्जा पत्थरों से ऊर्जा को अवशोषित किया। इसके अलावा उसने अपने खाली समय का उपयोग हरक्यूलियन तलवार के आदी होने के लिए भी किया। 1 महीना बिना किसी आवाज के बीत गया। यांग ये ने इस दौरान 2 मिलियन चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर भी छोटे भंवर से कोई हलचल नहीं हुई, न ही इसने अपने भीतर से कुछ भी छोड़ा। यांग ये इस परिणाम से काफी अवाक रह गया। हालांकि उसके पास और अधिक ऊर्जा पत्थरों को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जबकि छोटे भंवर से कोई हलचल नहीं हुई थी, यांग ये ने विनाश की दिव्य मुट्ठी और हरक्यूलियन तलवार के मामले में काफी प्रगति की थी। क्योंकि विनाश की दिव्य मुट्ठी तकनीक जिसे दाओ ऑर्डर के संस्थापक पूर्वज ने उसके दिमाग में डाला था, वह न केवल विस्तृत थी, बल्कि इसमें संस्थापक पूर्वज की व्याख्याएं भी थीं। इसलिए इसे साधना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। बार बार अभ्यास की अवधि के बाद वह अब मुश्किल से इसे निष्पादित करने में सक्षम था। बेशक यह स्वाभाविक रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन यह कमजोर भी नहीं था। कम से कम यह 20 ओवरलैप्ड हेवन रेंज से अधिक शक्तिशाली था। 20 ओवरलैप्ड हेवन रेंज जिन्हें तीसरे स्तर के हेवन रैंक तलवार के इरादे से बढ़ाया गया था। विनाश की दिव्य मुट्ठी के अलावा वह अब हरक्यूलियन तलवार का उपयोग करने में भी काफी अभ्यस्त हो गया था। न केवल उसे अब इसे पकड़ने के लिए 2 हाथों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वह इसे एक सांस में कम से कम 10 बार घुमा सकता था। अगर यह एक साधारण तलवार होती, तो इसे एक सांस में 1000 बार घुमाना भी कोई समस्या नहीं होती। हालांकि हरक्यूलियन तलवार को एक सांस में 10 बार घुमा पाना असाधारण था। अगर हरक्यूलियन तलवार को किसी एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ के ऊपर रखा जाए, तो यह किसी एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ को जिंदा कुचलने में पूरी तरह सक्षम होगी। यह इस हद तक था कि कुछ मोनाक रियल्म विशेषज्ञ इसका वजन सहन नहीं कर सकते थे। जहां तक 9 पुनर्जन्म तकनीक की बात है, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। वास्तव में यह कहा जाना चाहिए कि पहला चरण बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसे साधना करना केवल बहुत दर्दनाक था और इसमें व्यक्ति के भौतिक शरीर की ताकत पर बहुत अधिक मांग थी। लेकिन यांग ये का शरीर पहले चरण की आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से अनुकूल था। जहां तक दर्द की बात है, उसने अपने पूरे जीवन में बहुत अधिक पीड़ा झेली थी, इसलिए उसने जो थोड़ा बहुत दर्द महसूस किया, वह वास्तव में उसके लिए कुछ भी नहीं था। अब उसे केवल अर्धसंध क्षेत्र प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करनी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और 1 और महीना बीत गया। उसने विनाश की दिव्य मुट्ठी तकनीक में 60 या 70% महारत हासिल कर ली थी और अब इसका इस्तेमाल युद्ध में किया जा सकता था। जहां तक हरक्यूलियन तलवार की बात है, तो वह इसे एक सांस में 30 बार घुमा सकता था। किसी भी मामले में अगर वह अपने प्रतिद्वंद्वी को 30 चालों के भीतर कुचल कर मार नहीं सकता था, तो उसे भागना पड़ता था क्योंकि उसकी ताकत खत्म हो जाती थी। एकमात्र बात जिसने उसे उदास महसूस कराया वह यह थी कि उसके पास मौजूद सभी चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को समाप्त करने के बाद भी छोटे भंवर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। यांग ये जोर से हंसा और हार मानने ही वाला था,
लेकिन अचानक छोटा भंवर घूमने लगा और फिर यांग ये के सामने एक छोटी लड़की प्रकट हुई। यांग ये उसे देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। हालांकि वह उसे असाधारण रूप से परिचित लगी। लड़की लगभग 16 साल की उम्र की थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और हालांकि वह काफी युवा और अपरिपक्व लग रही थी, लेकिन वह बेहद खूबसूरत थी। उसने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जबकि उसकी कमर के चारों ओर बैंगनी और सुनहरे रंग का सैश कसकर बंधा हुआ था, जिससे उसका पतला और नाजुक शरीर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा था। हालांकि भले ही वह युवा दिखती थी, लेकिन उसके पास एक सुरुचिपूर्ण और गरिमापूर्ण आभा थी। यांग ये अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसने उसे गले लगा लिया और फिर तुरंत रोने लगी। रोते रोते लड़की और भी ज्यादा बेचैन हो गई और उसके आंसू नदियों की तरह बहने लगे और यांग ये के कपड़ों को पूरी तरह से भिगो दिया। यांग ये पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। काफी देर बीतने के बाद उसने रोती हुई लड़की को हल्के से थपथपाया और पूछा, कौन? तुम कौन हो? युवा लड़की ने अपना सिर उठाया और वह काफी दयनीय लग रही थी, जबकि उसकी लंबी पलकों पर आंसुओं के मोती थे। यह वास्तव में एक दयनीय दृश्य था। उसने अचानक अपनी बाहें यांग यी के सिर के चारों ओर लपेट लीं और लगातार अपना सिर उसकी ठुड्डी पर रगड़ने लगी। टकराना। यांग यी का शरीर अकड़ गया, जबकि उसका दिमाग ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह फट गया हो। काफी समय बीतने के बाद उसने अपनी बाहें उसकी सुंदर कमर के चारों ओर कसकर लपेट ली, मानो वह उसे अपने में भींच लेना चाहता हो। जिए, तुम जिए हो, तुम जिए हो। उसके सामने खड़ी छोटी सी लड़की जी एर थी। बेशक उसने अभी मानव रूप धारण किया था। उनके जीवन में सबसे अविस्मरणीय व्यक्ति निश्चित रूप से जीर था, क्योंकि वह अब तक उसके साथ अच्छे बुरे समय में रही थी और उनके बीच का रिश्ता शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अंततः अलग होने से पहले दोनों लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे को गले लगाए रहे। यांग ये ने अपना हाथ बढ़ाकर जिया के चेहरे पर रखा और उसने धीरे से उसके आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या वे सभी ठीक हैं? जिया ने सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये को गले लगाया और धीरे से बोली, उस दिन छोटे भंवर के भीतर की दुनिया में अचानक कुछ बदल गया। एक रहस्यमयी शक्ति ने दुनिया को छोटे भंवर के भीतर सील कर दिया और इसलिए हम बाहरी दुनिया से संपर्क करने में असमर्थ थे। क्या आप जानते हैं कि हम आपके बारे में कितने चिंतित थे? हम वास्तव में चिंतित थे, वास्तव में बहुत चिंतित थे। यांग ये को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, मैं भी ठीक उसी स्थिति में था। सौभाग्य से हम सब ठीक हैं। ठीक है, जब तुम वहां से बाहर आने में सक्षम थे, तो क्या किंगशी और अन्य लोग भी ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं? उसने जवाब में अपना सिर हिलाया। वह रहस्यमयी शक्ति पूरी तरह से बिखरी नहीं है, लेकिन यह धीरे धीरे गायब हो गई है, क्योंकि पैगोडा में बहुत बड़ी मात्रा में बैंगनी ऊर्जा दुनिया में प्रवेश कर गई है और वह रहस्यमयी शक्ति कमजोर पड़ने लगी है। मैं बाहर आने में सक्षम था क्योंकि हर कोई मेरी मदद करने के लिए सेना में शामिल हो गया था, जबकि मेरे पास बेहद शक्तिशाली स्थानिक तकनीक थी। यही कारण था कि मैं रहस्यमयी शक्ति को भेदने में सक्षम था। वे केवल तभी बाहर आ पाएंगे जब वह रहस्यमयी शक्ति और कमजोर हो जाएगी। एक रहस्यमयी शक्ति, यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आदिकालीन पैगोडा के भीतर एक और शक्ति कैसे मौजूद हो सकती है? यह संभवतः पगोडा द्वारा बनाया गया था। जिया ने आगे कहा, प्राइमोडियल पगोडा गंभीर रूप से खतरे में था क्योंकि आपने एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार तकनीक का प्रयोग किया था, इसलिए इसने पगोडा के भीतर दुनिया को बंद करने के लिए उस रहस्यमयी ऊर्जा को छोड़ दिया। दुर्भाग्य से इसे अभी भी एक गंभीर चोट लगी है और यह अपनी वर्तमान स्थिति में खुद पर लगी सील को हटाने में पूरी तरह से असमर्थ है। इसलिए यही कारण है कि यह लगातार बैंगनी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, क्योंकि यह अपनी चोटों से उबरने के बाद ही उस ऊर्जा को हटा पाएगा। यांग ये के चेहरे पर भाव थोड़े नर्म हो गए जब उसने यह सुना, क्योंकि यह तब तक ठीक रहेगा जब तक कोई उसके शरीर में जबरदस्ती प्रवेश न कर जाए और प्राइमोडियल पैगोडा को सील न कर दे। आखिरकार अगर ऐसा होता तो यह वाकई भयानक होता। सौभाग्य से यह केवल प्राइमोडियल पैगोडा का ही काम था और इसका मतलब था कि अगर वह इसे पर्याप्त चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर प्रदान करता तो यह ठीक हो जाता। जब उसने इस बिंदु तक सोचा तो यांग ये के दिल की चिंताएं आखिरकार कम हो गई थीं। उसने जिया को नाप लिया और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक थी। जिया, क्या तुमने अर्धसंत क्षेत्र का उच्च पद प्राप्त कर लिया है? मैंने अभी किया, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। यही कारण था कि मैं शिवालय छोड़ने में सक्षम थी। मेरी साधना अभी बहुत स्थिर नहीं है, इसलिए मुझे इसे कुछ समय के लिए मजबूत करना होगा। अचानक उसने भौहें सिकोड़ी और फिर उसके हाथ सीधे यांग ये के कपड़ों के नीचे चले गए। टकराना। जिया के कुछ कदम पीछे हटने पर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और फिर यांग ये के सामने दो महिलाएं प्रकट हुईं। ये दो सांप थे जिन्होंने खुद को किंग और होन कहा था। आप किस दानव राजा से संबंधित हैं? होंग ने जियर को घूरते हुए कहा, जबकि उसकी आंखों में सतर्कता और शत्रुता का एक निशान था। मैं। यांग ये अचानक जी एर के पास गया और बोला, क्या तुम ठीक हो? जिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपके साथ दो सांप क्यों हैं? यह एक लंबी कहानी है, मैं इसे भविष्य में आपको बताऊंगा।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह किंग और हॉर्न को देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखों में भारीपन और सतर्कता का एक निशान था। हालांकि वे जीर की तरह ही उच्च श्रेणी के अर्धसंत थे, लेकिन उनकी ताकत स्पष्ट रूप से जीर से कहीं ज्यादा थी। लेकिन यह समझ में आता था क्योंकि वे उस दिन संत दायरे में हमला करने की कोशिश कर रहे थे। यद्यपि वे उच्च कोटि के अर्धसंत थे, किंतु वे सामान्य उच्च कोटि के अर्धसंत नहीं थे। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, मैं तुम दोनों को स्वर्ग के क्रोध से पीड़ित करने के लिए गलत था, लेकिन भले ही तुम दोनों की ताकत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, लेकिन मेरी बैंगनी गहन ऊर्जा के पोषण से तुम्हारी ताकत का लगभग 80 या 90% हिस्सा बहाल हो जाना चाहिए था। इसलिए तुम दोनों अब जा सकते हो। उसने एक पल सोचा और इन महिलाओं से दूर रहने का फैसला किया, खास तौर पर होंग से, क्योंकि उसे अपने पास रखना वाकई खतरनाक था। क्या आप हमें भगाना चाहते हैं? हान का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, जबकि उसकी आंखों में शत्रुता की झलक थी। यांग ये ने जवाब दिया, यदि आप इसे उस तरह से लेना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। होंग ने उदासीनता से कहा, मैं मना करता हूँ। यांग ये थोड़ा स्तब्ध रह गया और बोला, अब तुम मुझसे लिपटने की कोशिश कर रहे हो। इस बीच किंग यांग ये के पास गया और बोला, भले ही हम काफी हद तक ठीक हो गए हैं, फिर भी हम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। हमें अपनी ताकत पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपकी गहन ऊर्जा पर निर्भर रहना होगा, अन्यथा यह बहुत संभव है कि हमें ठीक होने के लिए 100 से अधिक वर्ष खर्च करने पड़ें। तो हमें अपने साथ रहने की अनुमति दें, ठीक है? हम युद्ध में आपकी मदद करेंगे। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, आपको संत क्षेत्र प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर कितना भरोसा है? यदि आप अपनी बैंगनी गहन ऊर्जा का उपयोग हमारी मदद करने के लिए करते हैं, तो हम कम से कम 40% आश्वस्त हैं। किंग की आंखें उत्साह से चमक उठीं। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, केवल 40? क्या आपको लगता है कि यह इतना आसान है? होंग ने गुस्से से कहा, 40% को बहुत ज्यादा माना जाता है। आखिरकार अनगिनत लोग अपनी सफलता की संभावनाओं के बारे में 10% भी आश्वस्त नहीं हैं। यांग ये ने होंग की उपेक्षा की और किंग की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों रुक सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर तुम संत क्षेत्र में पहुंचने में सक्षम हो, तो तुम्हें 3 काम करने में मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? हमें क्यों करना चाहिए? किंग ने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि हांग उसके सामने बोल पड़ा, आखिरकार तुम दोनों अभी जा सकते हो। यांग ये ने तुरंत उसे बीच में रोका। हांग गुस्से में थी, और उसने यांग ये को गुस्से से देखा, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें अभी जिंदा निगल जाऊंगी। मुझे बस एक पल की जरूरत है एक संदेश भेजने के लिए, और कम से कम 5 संत एक पल में यहाँ आ जाएंगे। यांग ये ने हांग को ठंडे अंदाज में देखा और बोला, आखिरकार यह प्राचीन तलवार स्कूल का क्षेत्र था, इसलिए अगर वह चाहे तो तलवार स्कूल के विशेषज्ञों को यहाँ बुला सकता था। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि तलवार स्कूल के संतों ने पहले से ही अपना ध्यान यहाँ केंद्रित कर रखा था। होंग ने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन किंग ने उसे रोक दिया और कहा, हम सहमत हैं। अगर हम संत दायरे तक पहुंच सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से 3 काम करने में आपकी मदद करेंगे। हालांकि मुझे उम्मीद है कि जब हम संत दायरे में प्रवेश करेंगे तो आप हमारी मदद करेंगे। यांग ये ने जवाब दिया, बेशक। होंग ने अचानक कहा, क्या आपको डर नहीं है कि हम अपनी बात से मुकर जाएंगे? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, राक्षस जानवर आमतौर पर काफी भरोसेमंद होते हैं। चूंकि तुम सहमत हो गए हो, तो तुम दोनों को मेरे अनुरोधों पर सहमत होना चाहिए, अगर वे तुम दोनों के लिए बहुत कठिन नहीं हैं। होंग ने यांग ये की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, इतने लंबे समय से तुम्हें जानने के बाद यह पहली बार है जब तुमने कुछ ठीक से कहा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह और किंग दोनों ही महीन और छोटे सांपों में बदल गए जो यांग ये के कपड़ों में घुस गए। मुझे अपनी साधना को सुदृढ़ करना है, इसलिए आप इस अवधि के दौरान मुझे परेशान नहीं कर सकते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जी एड तुरंत अपने मूल रूप में लौट आई, और एक बैंगनी मिंक यांग ये के कंधे पर उतर आया। बच्चे, हॉल में आओ। इस बीच दाओवादी गो की आवाज अचानक यांग ये के दिमाग में गूंज उठी। यांग ये को हॉल में आने में ज्यादा समय नहीं लगा। पिछली बार की तुलना में यहाँ बहुत कम लोग थे। यहाँ सिर्फ 10 लोग थे। जियान बुचिन मेजबान की सीट पर बैठा था और दाओवादी गो उसके बगल में था। आपके लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन मैं फिर भी इस मामले पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। जियान बुचिन ने आगे कहा, ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी के डीन आपको अकादमी के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। क्या आप यह नौकरी लेने के लिए तैयार हैं? यांग यी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक प्रशिक्षक? जियान बुचिन ने जवाब में सिर हिलाया। बच्चे, अगर तुम सहमत हो, तो तुम ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी के इतिहास में दूसरे युवा प्रशिक्षक होगे। यांग ये ने पूछा, क्या मुझे इससे कुछ लाभ होगा? जियान बुचिन ने अपना सिर हिलाया। लाभ हैं। तुम्हें हर महीने 100,000 चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर मिलेंगे। इसके अलावा तुम अकादमी के शास्त्र भंडार में प्रवेश कर सकते हो। यदि तुम में योग्यता है, तो तुम इसके युद्ध तकनीक मंडप और साधना तकनीक मंडप में भी प्रवेश कर सकते हो।
इन मंडपों को कम मत समझो। यदि किसी को पूरे प्रांत में सबसे अच्छी साधना और युद्ध तकनीकों वाली शक्ति का नाम लेना हो तो वह निश्चित रूप से बादलों का महासागर अकादमी होगी, क्योंकि वहां की कई तकनीकें केंद्रीय दिव्य प्रांत से आती हैं। जब उन्होंने इस बिंदु तक बात की तो जियान बुचेन खड़े हुए और कहा, मुझे पता है कि आप शायद इन सब बातों को महत्व नहीं देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप सहमत होंगे। यांग ये ने पूछा, क्यों? जियान बुचेन ने जवाब दिया, आपने अकादमी के कई शिष्यों को मार डाला, जबकि इसके उच्च अधिकारियों ने दूसरों को कार्य करने से रोक दिया है। अकादमी के भीतर अभी भी कई लोग असंतुष्ट और नाखुश हैं। इसलिए हमारे तलवार स्कूल के कई शिष्य अकादमी में पीड़ित हैं। यदि आप पद ग्रहण करते हैं तो यह हमारे तलवार स्कूल और अकादमी के बीच की दुश्मनी को सुलझाने का एक बहुत अच्छा अवसर होगा। यांग ये ने कहा, ठीक है। जियान बुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखें कि दूसरों के साथ व्यवहार करते समय आपको कम प्रोफाइल रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और अकादमी के लिए कार्य पूरा करते समय ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए। समझे? तुम्हें डर है कि मैं वहां परेशानी खड़ी कर दूंगा, है ना? यांग ये ने आंखें घुमाए और कहा, वास्तव में मैंने हमेशा लोगों को सद्गुणों से जीता है। भाड़ में जाओ, दूसरों को सद्गुणों से जीतें। जियान बुचेन और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार, अगर यांग ये लोगों को सद्गुणों से जीतता है तो क्या ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में मौजूद होगा? उन्हें यांग यी के अतीत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या पाइन प्रांत में यांग यी द्वारा किया गया कोई भी काम दूसरों को सद्गुणों से जीतने की कोशिश माना जा सकता है? अगर जिन लोगों को उसने मारा था वे जानते थे कि वह उन्हें सद्गुणों से जीतने के लिए ऐसा करता है, तो कोई आश्चर्य ही कर सकता था कि क्या वे मृतकों में से जी उठेंगे। यांग ये ने अचानक पूछा, वे मुझे वहां प्रशिक्षक क्यों बनाना चाहते हैं? हालांकि उसके और ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी के बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था कि उनके बीच दोस्ताना रिश्ता था। आखिरकार, उसने अकादमी के कई शिष्यों को मार डाला था। एक हद तक, उसने अकादमी के मुंह पर तमाचा मारा था। जियान बुचेन कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, शायद यह वाइट दी अकादमी से संबंधित है। कोई बात नहीं, यह आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद है और बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। अगर उस बूढ़े बूढ़े को आपसे कोई मांग करनी है तो बिल्कुल भी पीछे न हटें और उससे जो भी मांग सकते हैं, मांग लें। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। तलवार के इरादे का शिवालय चला गया है। अचानक, यांग ये के सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। यांग ये बूढ़े आदमी को जानता था क्योंकि यह वही आदमी था, एल्डर जियाओ, जिसने कहा था कि यांग ये एक ऐसा व्यक्ति था जो मुसीबत पैदा करना पसंद करता था। यांग ये की आंखों के कोने फड़कने लगे। क्या वह अब मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? हालांकि उसे तलवार स्कूल में एल्डर जियाओ की सही स्थिति का पता नहीं था, लेकिन उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यह बिल्कुल भी कम नहीं था, क्योंकि जियान बुचेन भी एल्डर जियाओ के प्रति सम्मानजनक था। अब से हमारे तलवार स्कूल के शिष्यों के लिए अपनी तलवार की नीयत को सुधारना अनगिनत गुना अधिक कठिन हो जाएगा, एल्डर जियाओ ने थोड़े उदास स्वर में कहा, और इसमें हल्के गुस्से का भी निशान था। जियान बुचेन बोलने ही वाला था, लेकिन एल्डर जियाओ ने यांग ये को देखा और कहा, तुमने यह किया है ना? इसके बारे में झूठ बोलना असंभव था, इसलिए यांग ये ने एक आदमी की तरह सिर हिलाया और कहा, वास्तव में। जब वह इतना बोल गया तो उसने दाओवादी गु को देखा और कहा, गुरु ने कहा कि अगर मुझ में ऐसा करने की क्षमता हो तो मैं उन्हें अपनी मर्जी से खा सकता हूं। आखिरकार, यह मामला काफी गंभीर था, इसलिए वह अकेले इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। इसलिए उसने जल्दबाजी में दाओवादी गु को इसमें घसीट लिया। दाओवादी गु के मुंह के कोने फड़क उठे और फिर उसने जियान बुचेन को देखा और कहा, तलवार मास्टर को भी इस बारे में पता है। क्या मजाक है? यहां तक वह भी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। आखिरकार, तलवार के इरादे का शिवालय तलवार स्कूल के शिष्यों के लिए साधना का स्वर्ग था। अब जब यह नष्ट हो गया था तो निश्चित रूप से अनगिनत लोग थे जो आक्रोश से भरे हुए थे, और इसमें तलवार स्कूल के पुराने साथी भी शामिल थे। किसी भी मामले में वह पूरे तलवार स्कूल का आम दुश्मन नहीं बनना चाहता था। जियान बुचेन ने यांग यी और दाओइस्ट गु की ओर देखा और फिर बोला, मुझे वाकई इसकी जानकारी है। हाँ, संस्थापक पूर्वज को भी इसकी जानकारी है। इसलिए हम संस्थापक पूर्वज के जवाब का इंतजार करेंगे और फिर तय करेंगे कि हमें क्या करना है। यह सुनकर सभी की आंखें घूम गईं। ये तीनों लोग दूसरों पर जिम्मेदारी थोपने में माहिर हैं। एल्डर जियाओ ने जियान बुचेन की ओर देखा और कहा, तलवार मास्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। असल में, मैं काफी हैरान था कि वह वहां मौजूद सारी तलवार की नीयत को खा सकता है। अब जब बात यहां तक पहुंच ही गई है तो मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। आखिरकार, वह किसी भी तरह से हमारे तलवार स्कूल का शिष्य है, लेकिन उसे ऐसे ही देना शायद ही उचित हो, है ना? जियान बुचेन ने पूछा, एल्डर जियो, तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? अगली मार्शल रैंकिंग में 3 साल से भी कम समय बचा है। एल्डर जियाओ ने यांग ये की ओर देखा और आगे कहा, अगर वह शीर्ष 30 में अपनी जगह बनाने में सक्षम है तो हम इस मामले को भूल सकते हैं।
अगर वह ऐसा नहीं कर सकता है तो यह साबित होता है कि उसे तलवार का इरादा देना बेकार था। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तलवार मास्टर उसे तलवार स्कूल के नियमों के अनुसार दंडित करेगा। जियान बुचिन ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, तुम क्या सोचते हो? सिर्फ शीर्ष 30। यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और कहा, सिर्फ शीर्ष 30 ही हैं। कोई समस्या नहीं है। सच कहूं तो जब उसने तलवार की सारी मंशा को आत्मसात कर लिया और तलवार स्कूल के लिए इसके महत्व के बारे में पता लगा लिया तो उसे अपने दिल में काफी ग्लानि महसूस हुई। आखिरकार अनगिनत शिष्यों को अपनी तलवार की मंशा को बेहतर बनाने के लिए इसकी जरूरत थी। अब जब उसने यह सब आत्मसात कर लिया था तो इसका मतलब था कि अब से उनके लिए अपनी तलवार की मंशा को बेहतर बनाना अनगिनत गुना ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए जब एल्डर जियाओ ने ऐसी आवश्यकता बताई तो वह तुरंत सहमत हो गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि मार्शल रैंकिंग क्या होती है, लेकिन उसे लगा कि शीर्ष 30 में रहना उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। केवल शीर्ष 30। एल्डर जियाओ के मुंह के कोने फड़क उठे। उसने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। याद रखो तुमने क्या कहा। अगर तुम असफल हो गए तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। बड़े शियाओ, ऐसा लगता है कि आपको मुझ पर कोई भरोसा नहीं है। यांग ये ने आगे कहा, चूंकि यह ऐसा है तो क्यों ना हम शर्त लगा लें। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? अगर तुम चाहो तो शर्त लगा लो। एल्डर जियाओ ने उदासीनता से कहा। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसा रहेगा? अगर मैं उस रैंकिंग को प्राप्त करने में सक्षम हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो एल्डर जियाओ को मेरा समर्थन करना चाहिए, चाहे मैं कुछ भी करूं, ठीक है? उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से एक असाधारण विशेषज्ञ था जो शायद जियान बुचिन के बराबर भी हो सकता था। अगर वह बूढ़े आदमी को अपना समर्थन देने में सक्षम हो जाता है तो यह उसके लिए बिल्कुल अच्छी खबर होगी। एल्डर जियाओ ने यांग ये की ओर देखा और कहा, यदि आप शीर्ष 30 में अपना रास्ता बनाने में सक्षम हैं तो मैं अंत तक आपका समर्थन करूंगा, भले ही आप डायमंड रैंक की शक्ति का अपमान करें। हालांकि यदि आप असफल होते हैं तो मैं आपकी तलवार की मंशा को निकाल लूंगा और इसे तलवार की मंशा के शिवालय में वापस कर दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एल्डर जियो की आकृति चमक उठी और वहीं गायब हो गई। उसके बाद अन्य बुजुर्गों ने यांग यी को देखा और अपना सिर हिलाया। यांग ये दंग रह गया। उसने जियान बुचेन को देखा और कहा, क्या यह बहुत मुश्किल है? जियान बुचेन ने स्पष्ट रूप से कहा, यह बहुत मुश्किल नहीं है। यह संतों के लिए भी खुला है। यांग ये का चेहरा सख्त हो गया। क्या मजाक है? संत भी इसमें भाग ले सकते हैं? क्या मैं बहुत ज्यादा घमंडी हो गई थी जब मैंने कहा कि मैं इसमें भाग ले सकती हूँ, जबकि मेरे पास सिर्फ 3 साल हैं? चिंता मत करो, हमारे जैसे बूढ़े लोग स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल होने में असमर्थ हैं। दाओवादी गु ने उसे सांत्वना दी, संत वास्तव में भाग ले सकते हैं। हालांकि यह केवल उन जन्मजात संतों तक ही सीमित है। दूसरे शब्दों में केवल 30 वर्ष से कम आयु के संतों को ही भाग लेने की अनुमति है। हमारे प्रांत की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि सेंट्रल डिवाइन प्रांत में भी ऐसे अस्तित्व बहुत कम हैं। इसलिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है। यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। इस बीच एक सुनहरा कागज उसके सामने आया और जियान बुचेन की आवाज गूंजी, यह तुम्हारा नियुक्ति पत्र है। इसे लेकर अकादमी जाओ और वहां अपना नया पद ग्रहण कर सकते हो। यांग यी की नजर कागज पर केंद्रित थी और उसने वहां शब्दों की एक पंक्ति देखी, बाहरी कोर्ट प्रशिक्षक। ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी बाहरी कोर्ट, आंतरिक कोर्ट और गुप्त कोर्ट में विभाजित है। प्रत्येक कोर्ट में 4 वर्ग हैं जो ए से डी तक वर्णमाला द्वारा विभेदित हैं। व्यवहारिक रूप से बाहरी कोर्ट के सभी शिष्य एक साथ दायरे या उससे नीचे हैं, जबकि आंतरिक कोर्ट मोनाक दायरे से लेकर हाफ सेंट दायरे तक के शिष्यों से भरा हुआ है। जहां तक गुप्त कोर्ट की बात है, मुझे इसके छात्रों की ताकत का पता नहीं है क्योंकि यह अकादमी का सबसे रहस्यमय और सबसे मजबूत हिस्सा है। जियान बुचेन ने कहा। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, क्या मुझे अभी वहां जाना चाहिए? जियान बुचेन मुस्कुराया। बेशक, आखिरकार अकादमी का बाहरी कोर्ट अभी भर्ती अवधि में है। दूसरे शब्दों में, आपके छात्र नए छात्र होंगे। यदि आप अभी जाते हैं तो आप उन्हें पहले से जान सकते हैं। याद रखें कि मैंने क्या कहा। वहां कम प्रोफाइल रखें और केवल जरूरत पड़ने पर ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। आखिरकार आप अब तलवार स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप दूसरों को हमारे तलवार स्कूल को नीचा दिखाने की अनुमति नहीं दे सकते। चिंता मत करो, जबकि मैं किसी और चीज की गारंटी नहीं दे सकता, मैं यह गारंटी दे सकता हूं कि यह बच्चा निश्चित रूप से खुद को नुकसान नहीं होने देगा। दाओवादी गु ने हंसते हुए कहा, बच्चे, बादलों के महासागर की अकादमी विशेषज्ञों से भरी हुई है, इसलिए अपने सिर पर ज्यादा मत चढ़ो। सबसे महत्वपूर्ण बात, अकादमी के किसी भी शिष्य से मत हारो, अन्यथा तुम और हमारा तलवार स्कूल दोनों पूरी तरह से अपमानित होंगे। जब वह इस बिंदु तक बोला तो दाओवादी गु ने यांग ये की ओर एक स्क्रॉल फेंका और कहा, यह प्रांत का नक्शा है और पूरे प्रांत में विभिन्न शक्तियों के स्थान इस पर अंकित हैं। इसके अलावा क्या आप उन लाल बिंदुओं को देखते हैं?
वे लाल बिंदु उन स्थानों को चिन्हित करते हैं जो अभी भी आपके लिए बहुत खतरनाक हैं। इसलिए मौत का सामना मत करो, ठीक है। यांग ये ने स्क्रॉल लिया और अपने दिल में भावुकता से आह भरी। किसी संप्रदाय से जुड़े होने का यही फायदा है। उनका समर्थन और संसाधन पाने के अलावा मुझे इतना कुछ मिलता है जो दूसरे नहीं पा सकते। यांग ये ने स्क्रॉल को पकड़ते हुए जियान बुचेन और ताओवादी गु को थोड़ा सा झुकाया और फिर वह हॉल से बाहर चले गए। जियान बुचेन ने यांग ये को बाहर निकलते देखा और फिर अचानक बोला, मुझे आश्चर्य है कि उसने अतीत में क्या अनुभव किया होगा। क्या तुमने उसे महसूस किया? हालांकि वह हमारे तलवार स्कूल में शामिल हो गया है, लेकिन हमारे तलवार स्कूल के सदस्यों को स्वीकार करने के प्रति उसके मन में प्रतिरोध का भाव है। इसके अलावा वह हमारा सम्मान करता है, लेकिन जब वह हमारा सामना करता है तो उसमें कोई डर नहीं होता। क्या वह इसलिए निडर है क्योंकि वह अज्ञानी है, या इसलिए कि उसके पास कोई भयानक तुरुप का पत्ता है? दाओवादी गु ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, उस बच्चे का चरित्र काफी अच्छा है। जैसा उसने कहा, जब तक हम उसे धोखा नहीं देंगे तब तक वह हमारे तलवार स्कूल को धोखा नहीं देगा। बस इतना ही काफी है। जियान बुचेन ने धीरे से कहा, ठीक है। यांग ये सीधे अकादमी नहीं गया। वह स्वर्गीय तलवार शिखर पर चला गया। वहां एक कमरे में फैन मिंग ने यांग ये को देखा और वह धीरे से बोली, मैंने सुना है कि तुम बादलों के महासागर अकादमी जा रही हो। इसके अलावा फैन ली उसके बगल में थी। इस समय उन दोनों को तलवार स्कूल का सदस्य नहीं माना जाता था और उन्होंने यांग यी के परिवार की पहचान ग्रहण कर ली थी और तलवार स्कूल के भीतर उसके निवास पर रह रहे थे। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मेरे जाने के बाद यहाँ अच्छी तरह से खेती करना। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता या तुम्हें धमकाया जाता है तो तुम सीनियर भाइयों चेनडोंग और वू यानजोंग से मदद मांग सकते हो। वे सभी सोचते हैं कि मेरी बहन और मैं दोनों ही तुम्हारे हैं, तो वे हमें धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? फैन मिंग की आवाज लगभग मच्छर की भिनभिनाहट जैसी लग रही थी और उसका चेहरा भी गुलाबी हो गया था। इससे वह सुंदर और सभी पुरुषों के दिलों को जीतने में सक्षम लग रही थी। फैन ली के चेहरे पर भी काफी असहज भाव था। यांग ये शर्मिंदगी से मुस्कुराया और फिर उसने फैन ली को देखा, उसकी अच्छी देखभाल करो और अपनी अच्छी देखभाल करो। मुझे उम्मीद है कि जब हम फिर से मिलेंगे तो तुम सम्राट क्षेत्र को प्राप्त कर चुके होगे और फैन मिंग प्राचीन तलवार स्कूल में सफलतापूर्वक शामिल हो गया होगा। फैन ली ने उसे देखा और धीरे से बोला, ख्याल रखना। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह कमरे से बाहर चला गया। बड़ी बहन, चलो हम दोनों उसकी शादी कर देते हैं, ठीक है? फैन ली के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। स्वर्गीय तलवार शिखर से निकलने के बाद यांग ये एक प्रकाश किरण में परिवर्तित हो गया और अपनी तलवार पर सवार होकर अकादमी की ओर बढ़ा। बादलों का सागर अकादमी, मैं आ रहा हूं। यांग ये की आवाज आसमान में गूंज उठी। 7वीं पुस्तक का अंत। पुस्तक 8 अवज्ञा। दरअसल वह अपनी बंद दरवाजे की साधना जारी रखने का इरादा नहीं रखता था, भले ही बादलों के महासागर अकादमी ने उसे उनके लिए प्रशिक्षक बनने के लिए आमंत्रित न किया हो। आखिरकार उसकी ताकत एक निश्चित स्तर पर पहुंच गई थी और यह विशेष रूप से उसकी तलवार की तकनीक और तलवार के इरादे के लिए था। इसलिए अगर वह अपनी साधना जारी रखता तो भी उनके लिए आगे सुधार करना असंभव था। अब केवल जीवित युद्ध ही उसकी ताकत में सुधार कर सकता था। बेशक उसके सहमत होने का मुख्य कारण यह था कि उसके और अकादमी के बीच की दुश्मनी ने अकादमी में मौजूद प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्यों के लिए जीवन कठिन बना दिया था। वह इसका कारण था, इसलिए उसे अपने और अकादमी के बीच संघर्ष को सुलझाना था। इसके अलावा अकादमी के पास सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर और पूरे रेडियंस आयाम से संबंधित जानकारी थी। उसे निश्चित रूप से भविष्य में सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर जाना था, इसलिए उसे इसके बारे में पहले से जानकारी प्राप्त करनी थी। यह सबसे अच्छा होगा यदि वह एल्डम्यू और जुगे शेनमो से संबंधित कुलों के बारे में पता लगा सके। वह कभी नहीं भूला था कि एल्डम्यू ने उसे क्या सौंपा था। यदि यांग यी अकादमी में जाना चाहता था तो उसे बादलों के महासागर शहर की ओर जाना था, क्योंकि अकादमी शहर के ऊपर आकाश में स्थित थी। ओशन ऑफ क्लाउड्स सिटी पाइन प्रीफेक्चर में बहुत मशहूर थी क्योंकि यह प्रीफेक्चर का सबसे बड़ा शहर था। इसके अलावा यह प्रीफेक्चर की सबसे रहस्यमयी शक्ति ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी का क्षेत्र था। यद्यपि बादलों का महासागर अकादमी प्रांत में सबसे मजबूत प्लेटिनम रैंक संप्रदाय नहीं था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि इसकी स्थिति सबसे अलग थी और यह वह अस्तित्व था जिसे शक्तियां सबसे अधिक अपमानित नहीं करना चाहती थीं या हिम्मत नहीं जुटा पाती थीं। अकादमी ने पूरे प्रांत में कभी भी युद्धों में भाग नहीं लिया और इसने सभी शक्तियों के शिष्यों को अकादमी में शामिल होने और वहां सीखने की अनुमति दी। हालांकि उन्हें अकादमी में अध्ययन करते समय अकादमी के नियमों का पालन करना पड़ता था। स्नातक होने के बाद वे अकादमी में रहना या छोड़ना चुन सकते थे। उन्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था और यह सब उन पर निर्भर था। यह कहा जा सकता है कि अकादमी के छात्र अत्यंत स्वतंत्र थे। इसलिए अनगिनत शक्तियां अपने शिष्यों को अकादमी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए तैयार थीं। हालांकि अकादमी के स्वीकृति के मानक काफी ऊंचे थे।
परीक्षा की पात्रता की आवश्यकता 20 वर्ष की आयु से पहले 1 साल दायरे को प्राप्त करना था और उस आवश्यकता को पूरा करने के बाद ही कोई व्यक्ति अकादमी द्वारा तैयार किए गए परीक्षणों की एक श्रृंखला को पास करने का प्रयास कर सकता था। अकादमी का छात्र बनने का एकमात्र तरीका उन परीक्षणों को पास करना था। महासागर के बादलों के शहर के चारों ओर ऊंचे पहाड़ थे। पर्वत श्रृंखला को वेल्किनवुल्फ पर्वत श्रृंखला कहा जाता था और एक प्रसिद्ध राक्षस राजा, वेल्किनवुल्फ दानव राजा, उस पर्वत श्रृंखला में रहता था। प्रीफेक्चर के विशेषज्ञों के बीच वेल्किनवुल्फ डेमन किंग की ताकत को निश्चित रूप से शीर्ष 5 में स्थान दिया जा सकता है। जबकि वेल्किनवुल्फ माउंटेन रेंज ने ओशन ऑफ क्लाउड सिटी को घेर लिया था, यह अकादमी के साथ दुश्मनी नहीं थी, लेकिन यह अकादमी के साथ दोस्ताना भी नहीं थी। यह कहा जाना चाहिए कि दोनों पक्ष एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। अकादमी ने अपने छात्रों को शांत करने के लिए पर्वत श्रृंखला में मौजूद राक्षस जानवरों का इस्तेमाल किया, जबकि पर्वत श्रृंखला के राक्षस जानवरों ने भी अकादमी के छात्रों का इस्तेमाल खुद को शांत करने के लिए किया। दोनों पक्षों के बीच एक अलिखित समझौता था। वेल्किनवुल्फ माउंटेन रेंज पर पहुंचने पर यांग ये रुक गया क्योंकि पूरी पर्वत श्रृंखला के ऊपर आसमान में एक रहस्यमय संरचना थी। बेशक उसकी ताकत उसे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन वह अंत में रुक गया क्योंकि यह मानचित्र पर एक जगह थी जिसे लाल बिंदु से चिन्हित किया गया था। दूसरे शब्दों में, यह भी उसके लिए एक खतरनाक जगह थी। वह प्राचीन तलवार स्कूल में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करके तुरंत बादलों के महासागर शहर में पहुंच सकता था। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह प्रांत देखना चाहता था। आखिरकार वह अपने पूरे जीवन में लगातार साधना करता रहा था और यह विशेष रूप से तब हुआ जब वह रेडियंट आयाम में पहुंचा। बहुत लंबे समय तक साधना करना स्वाभाविक रूप से काफी उबाऊ था, इसलिए उनकी वर्तमान योजना प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करने तथा कुछ दिनों तक शांति का आनंद लेने की थी। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, यांग ये ने अपनी निगाह से आसपास के वातावरण को देखा और उसने देखा कि वह अंतहीन पहाड़ों और विशाल पेड़ों से ढका हुआ था जिसने आकाश को ढक लिया था। यांग ये कुछ देर तक चुपचाप वहीं खड़ा रहा, फिर उसने अपना सिर घुमाया और उस बैंगनी मिंक को देखा जो उसके कंधे पर ध्यान लगा रहा था। वह मुस्कुराया और फिर उसकी आकृति जंगल में चमक उठी। यांग ये तेजी से पूरे रास्ते दौड़ता रहा और लगातार आसपास के राक्षस जानवरों की आभा को महसूस करता रहा। जब तक आगे कोई राक्षस जानवर था, तब तक वह उसके चारों ओर जाना पसंद करेगा क्योंकि वह यहां मारने और आंतरिक को इकट्ठा करने के लिए नहीं था। इसके अलावा छोटे साथी की वजह से उसने कभी भी राक्षस जानवरों को मारने की पहल नहीं की थी और वह उन्हें केवल तभी मारता था जब वे उस पर हमला करते थे। हम यहाँ लोग हैं। अचानक यांग ये ने जल्दी से खुद को रोक लिया। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एक आदमी और एक औरत उसकी दृष्टि के क्षेत्र में बहुत दूर नहीं दिखाई दिए थे। बेशक अगर वे सामान्य अवस्था में होते तो स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन समस्या यह थी कि वे सामान्य अवस्था में नहीं थे। वे दोनों अपने जन्मदिन के सूट से पूरी तरह से नीचे थे और वे व्यायाम के सबसे आदिम रूप में लगे हुए थे। ओह, और तेज नाजुक सांसों की लहर लगातार गूंज रही थी। अचानक एक हल्की सी चीख गूंजी और दोनों के शरीर ऐसे झटके खाए जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। यांग ये ने अपनी नजरें हटा ली और जाने ही वाला था कि अचानक महिला ने कहा, बाई फैंग, उसे जिंदा नहीं जाने दिया जा सकता। अब यांग ये को याद आया कि वह वास्तव में अपनी आभा को छिपाना भूल गया था। इस बीच तलवार की ऊर्जा की एक किरण उसके पीछे आ गई थी। यांग ये एक तरफ चला गया और उसे चकमा दिया और फिर उसने उस जोड़े को देखा जिसने अब अपने कपड़े पहन लिए थे। उस आदमी ने सफेद लबादा पहना हुआ था और उसके हाथ में जेड सफेद कागज का पंखा था। वह काफी बेफिक्र और सुंदर लग रहा था। हालांकि वह महिला फैनली और अन्य लोगों से तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन वह भी बुरी नहीं थी। उसने हरे रंग की पोशाक पहनी थी, उसका शरीर पतला था और वह दिखने में भी सुंदर थी। खासकर अब जब उसके माथे पर गुलाबी रंग का निशान था तो वह काफी आकर्षक लग रही थी। वे दोनों निम्न श्रेणी के एक साल्ट रियल्म साधक थे। यही कारण था कि उन्होंने उस पर हमला करने का साहस किया, जबकि वे उसकी साधना को देख नहीं सकते थे। यांग ये ने कहा, मैं बस गुजर रहा था। महिला उदास होकर बोली, तुमने कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, इसलिए तुम मौत के लायक हो। आदमी ने सिर हिलाया और हमला करने ही वाला था, लेकिन अचानक ही वे भौंचक के रह गए। तभी दूर से एक मजबूत कदकाठी वाले आदमी और एक औरत चमकते हुए आए। शियाओरो, भाई ली, मुझे लगा कि तुम दोनों को कुछ हो गया है। मजबूत आदमी महिला के पास गया और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों में चिंता भरते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मजबूत कद वाले पुरुष के पास खड़ी महिला ने हरे कपड़े वाली महिला और सफेद लबादे वाले पुरुष की ओर देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। भाई मान ली, हमने कुछ आत्मा क्षेत्र के राक्षस जानवरों का सामना किया और इसीलिए हमें देरी हुई। जबकि सफेद वस्त्र पहने आदमी मजबूत आदमी से बात कर रहा था, उसकी निगाहें यांग ये पर टिकी थी और यांग ये को कुछ भी न कहने की चेतावनी देने का इरादा बिल्कुल स्पष्ट था।
हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने यांग ये को उसी तरह देखा, और फिर उसने अपना हाथ मजबूत आदमी की पकड़ से खींच लिया और सपाट लहजे में बोली, भाई बाई और मैं दोनों ही एक साथ दायरे में हैं, इसलिए अगर हम एक साथ दायरे के राक्षस जानवरों का सामना भी करते हैं तो भी हम ठीक रहेंगे। आपको किस बात की चिंता है? मानली ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम ठीक हो, बस यही बात मायने रखती है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह यांग ये की ओर देखने के लिए मुड़ा और कहा, भाई क्या तुम भी अकादमी की परीक्षा में भाग ले रहे हो? यांग ये जो जाने वाला था अचानक रुक गया और उसने पूछा, अकादमी का परीक्षण? मानली ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, हम अकादमी की भर्ती परीक्षा के बीच में हैं। भाई क्या तुम भी यही नहीं कर रहे हो? यांग यी ने एक पल के लिए गहराई से सोचा क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि भर्ती परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। दूसरे शब्दों में, अगर वे सभी परीक्षा में पास हो जाते तो क्या उन्हें उसका छात्र नहीं माना जाता? जब उन्होंने इस बिंदु तक सोचा तो यांग ये ने कहा, मैं भी परीक्षण में भाग ले रहा हूं। यह सुनकर मनली मुस्कुराया, चूंकि यह ऐसा ही है तो आप हमारे समूह में क्यों नहीं शामिल हो जाते? एकजुट रहना अकेले रहने से बेहतर है। आखिरकार पर्वत श्रृंखला में मौजूद एक साल ट्रियल्म राक्षस जानवर वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। हरे रंग की पोशाक वाली महिला और सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने जब उसकी बात सुनी तो उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी और यांग यी की ओर उनकी निगाहों में एक भयावह हत्या की मंशा थी। यांग ये ने उनकी बात अनसुनी कर दी और सिर हिला दिया। वह अकादमी के टेस्ट के बारे में काफी उत्सुक था, इसलिए उसने उनके साथ शामिल होकर देखने का इरादा किया। बस ऐसे ही यांग ये उनके समूह का सदस्य बन गया। उसे मानली से पता चला कि हरे रंग की पोशाक वाली महिला का नाम तांग शियाओर था और वह उसकी मंगेतर थी। सफेद लबादा पहने आदमी तांग शियाओर का चचेरा भाई बाई फैंग था। दूसरी महिला का नाम चुयू था और वह मानली की बचपन की दोस्त थी। दरअसल यांग ये को लगा कि उनका रिश्ता काफी जटिल था। हालांकि वह उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप उनका पीछा करता रहा। लेकिन फिर भी तांग शियाओरो और बाईफेंग की उसके प्रति हत्या की मंशा और भी मजबूत होती गई। उनका काम 10 एक साथ दायरे के राक्षस जानवरों का शिकार करना और उन्हें मारना तथा आंतरिक कोर इकट्ठा करना था। एक ही क्षेत्र में खेती करने वाले राक्षस जानवर इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए उनमें से हर एक के लिए 10 का शिकार करना और उन्हें मारना काफी मुश्किल था। उन चारों के अलावा करीब 200 अन्य लोग भी परीक्षा दे रहे थे। उन सभी को एक ही असाइनमेंट दिया गया था। जहां तक में उनके ग्रेड का सवाल है तो यह स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा वापस लाए गए आंतरिक कोर की संख्या से निर्धारित होता था। 10 अंक प्राप्त करने वाले को केवल मुश्किल से उत्तीर्ण माना जा सकता था और उन्हें केवल डी श्रेणी में भेजा जाता था, भले ही वे बाहरी कोर्ट में प्रवेश कर सकें। इसलिए वे सभी और अधिक राक्षस जानवरों को मारना चाहते थे। हालांकि वे अपनी ताकत की सीमाओं से अवगत थे, इसलिए वे केवल अकेले रहने वाले एक साल ट्रियल्म राक्षस जानवरों का शिकार कर सकते थे और उन्हें मार सकते थे। जहां तक 2 या उससे अधिक के समूहों की बात है, वे राक्षस जानवरों के ऐसे समूहों से जितना हो सके उतना दूर भागते थे। बिया फैंग ने अचानक यांग ये से पूछा, ये यांग, आपने कितने एक साल ट्रियल्म राक्षस जानवरों को मार डाला है? यांग ये ने उन्हें अपना असली नाम नहीं बताया था। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह उन्हें कम आंकना चाहता था और उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह परेशानी से बचना चाहता था। आखिरकार उसका नाम पूरे प्रीफेक्चर में काफी प्रसिद्ध था। यांग ये ने यह सुनकर बाई फैंग की ओर उदासीनता से देखा और कहा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे लिए पास होना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा है? बाई फैंग ने ठंडी हंसी में कहा, मैं काफी दयालु व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं भाई ये को याद दिलाना चाहता था कि चूंकि आपके लिए यहाँ से गुजरना कोई समस्या नहीं है, इसलिए सावधान रहना सबसे अच्छा है। आखिरकार इस पर्वत श्रृंखला में हर समय लोग मरते रहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यांग ये ने सिर हिलाया और सहमति से बोला, वास्तव में आपको सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मौत कैसे हुई। मान ली, क्यों न हम अलग हो जाएं और राक्षस जानवरों की तलाश करें? तांग शियाओरो ने अचानक कहा, अगर हमें कोई राक्षस जानवर मिल जाए जो अकेला हो तो हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। मान ली एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, जियाओरो, मुझे डर है कि तुम खतरे में पड़ जाओगी। तुम्हें किस बात का डर है? हम सब एक साथ दायरे में हैं। अगर हम युद्ध में हार भी गए तो भी हम बच सकते हैं। तांग शियाओरो ने आगे कहा, इसके अलावा मेरे साथ मेरा चचेरा भाई भी होगा। तुम्हें किस बात का डर है? मानली ने बाई फैंग की ओर देखा और एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, ठीक है, सावधान रहो। यू और मैं भाई ये के साथ बाईं ओर जाएंगे, तुम दोनों दाईं ओर जा सकते हो। याद रखना कि अगर तुम किसी एक साल ट्रियल्म राक्षस जानवर का सामना करते हो तो हमला मत करना। तांग शियाओरो अचानक बोली, भाई ये हमारे साथ आएंगे। मानली ने यांग ये की ओर देखा और कहा, ठीक है। उसके बाद उसने एक ट्रांसमिशन तावीज निकाला और उसे यांग ये को दे दिया। भाई ये, अगर कोई आपात स्थिति हो तो कृपया इस तावीज को सक्रिय करें। मैं निश्चित रूप से 3 सांसों से भी कम समय में वहां पहुंच जाऊंगा।
यांग ये ने ट्रांसमिशन ताबीज पर नजर डाली और मुस्कुराया, धन्यवाद। मान ली ने सिर हिलाया और फिर उसे और चूयू को उनकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि चूयू ने यांग ये, बाईफेंग और तांग शियाओरो को जाने से पहले एक गहरी और लंबी नजर से देखा। जैसे ही मान ली और चूयू उनकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गए, तांग शियाओरो की आकृति अचानक यांग ये के सामने आ गई और फिर उसका गोरा हाथ उसके गले पर कस गया और वह क्रूरता से बोली, क्या तुम मरना चाहते हो? टकराना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर उड़ गया और लगभग 10 विशाल पेड़ों से टकराकर अंततः जमीन पर गिर गया। बाईफेंग चौंक गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने अपनी आंखों के सामने कुछ चमकता हुआ देखा और फिर उसे अपने पेट से तेज दर्द महसूस हुआ। उसके बाद वह भी उड़ गया और वह तांग शियाओरो के बगल में जमीन पर गिर गया। वे दोनों अभी खड़े ही हुए थे कि यांग ये फिर से उनके सामने आ गया और फिर उसने उन दोनों का गला पकड़ लिया। वे दोनों अचानक हुई घटनाओं से चकित थे और वे यांग ये को भयभीत होकर देख रहे थे। आखिरकार एक मूर्ख भी समझ सकता था कि यांग ये कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं था। तांग शियाओरो भयभीत स्वर में बोली, आप वास्तव में कौन हैं? यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, मुझे तुम दोनों के बीच की उस बकवास पर ध्यान देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। समझे? गर्जन। अचानक एक विशाल काला भेड़िया जंगल से बाहर कूद पड़ा और यह एक छोटी पहाड़ी की तरह बहुत बड़ा था। यांग यी के समूह को देखते ही उसकी आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी और फिर वह उन पर झपट पड़ा। टकराना। तांग शियाओरो और बाईफेंग अभी यह भी नहीं देख पाए थे कि क्या हुआ, इससे पहले कि विशालकाय भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा और लगातार छटपटाने लगा। इस बार उनके शरीर कांपने लगे, क्योंकि भेड़िया एक साथ दायरे में था। यांग ये ने उन दोनों को छोड़ दिया और वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े। इस बीच यांग ये ने कहा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तुम दोनों मेरे, ठीक है, बादलों के महासागर अकादमी के छात्र बन जाओ, मैं इस बार इसे जाने दूंगा। मुझे लगता है कि तुम दोनों फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। हालांकि मान ली एक बहुत अच्छा आदमी लग रहा था, लेकिन वह उनके निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। चूंकि उसे कुछ भी पता नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उनका न्याय करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा भले ही वह स्थिति को समझता हो, लेकिन वह ऐसी किसी चीज में दखल नहीं देना चाहता था। तुम कौन हो? तांग शियाओरो ने पूछा। इस बार उसकी आवाज दमनकारी और आक्रामक नहीं थी, बल्कि उसमें अत्यधिक भय था। क्या तुम सच में जानना चाहती हो? यांग ये ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। तांग शियाओरो ने जब यह सुना तो उसे कुछ याद आया और उसका नाजुक शरीर कांप उठा और उसने जल्दी से कहा, मैं नहीं जानना चाहती। मैं नहीं जानना चाहती। यांग ये थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसे मजा आया। लगता है उसे डर है कि मैं उसे चुप कराने के लिए उसे मार डालूंगा। यांग ये कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने पलटकर दूर की ओर देखा, अपने आप को दिखाओ। जैसे ही उसने बात की, एक आदमी जो आलीशान लबादा पहने हुए था और घास चबा रहा था, उनकी नजरों के सामने आ गया। उस आदमी ने यांग ये और बाकी लोगों को बारीकी से देखा, इससे पहले कि उसकी नजर यांग ये पर पड़े, और उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान उभरी, कितनी शक्तिशाली इंद्रियां हैं। जब मैं आया तो आपने तुरंत मुझे पहचान लिया। परीक्षण में भाग लेने वाले लोगों के बीच वास्तव में सभी प्रकार के विशेषज्ञ छिपे हुए हैं। यांग ये ने उस आदमी को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। वह आदमी 20 साल की उम्र से पहले ही एक साथ दायरे के मध्य रैंक पर था और उसका आभामंडल काफी मोटा और भारी था। जाहिर है, उसने अपनी योग्यता और कड़ी मेहनत से अपनी साधना प्राप्त की थी, और उसने इसे बलपूर्वक सुधारने के लिए औषधीय गोलियों या अन्य खजानों पर भरोसा नहीं किया था। अचानक हवा के फटने की आवाज गूंजी और फिर एक आदमी जो भाला पकड़े हुए था, यहां आया। काले वस्त्र पहने आदमी की नजर आलीशान वस्त्र पहने आदमी पर रुकी और फिर उसने सीधे यांग यी और बाकी लोगों की ओर देखा। मेरा समय बर्बाद मत करो। बस अपने पास मौजूद सभी आंतरिक कोर सौंप दो और तुम दुख से बच सकते हो, जबकि मैं अपना समय बर्बाद करने से बच सकता हूं। तांग शियाओरो और बाईफेंग के हाव भाव थोड़े बदल गए और वे सहज रूप से यांग ये की ओर बढ़ गए। यांग ये ने पूछा, क्या आप उन्हें एक दूसरे से छीन सकते हैं? बेशक, आलीशान पोशाक पहने हुए आदमी ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, हमें न केवल वेल्किन वुल्फ माउंटेन रेंज पर राक्षस जानवरों से लड़ना है, बल्कि हमें अन्य प्रतिभागियों से भी लड़ना है। बेशक, जबकि हम उनके अंदरूनी हिस्सों को जब्त कर सकते हैं, हमें मारने की अनुमति नहीं है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दूसरों को गंभीर रूप से घायल करते हैं। हे। यांग ये ने एक पल सोचा और सिर हिला दिया। वह इसके खिलाफ नहीं था, न ही उसे इससे घृणा थी, क्योंकि इससे न सिर्फ परीक्षा की कठिनाई बढ़ेगी, बल्कि इससे वे एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। यांग ये ने इस बिंदु तक सोचते हुए एक तरफ हटकर कहा, आगे बढ़ो। उसने स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, अन्यथा यह परीक्षण पूरी तरह से निरर्थक नहीं होता। तांग शियाओरो और बाईफेंग थोड़े स्तब्ध रह गए और फिर उनके हाव भाव बेहद भद्दे हो गए।
भले ही काले वस्त्र वाला आदमी एक साथ दायरे के मध्य रैंक पर ही था, लेकिन उसकी ताकत निश्चित रूप से उनसे कहीं ज्यादा थी। इसलिए अगर यांग ये ने मदद करने से इनकार कर दिया तो वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। दोनों ने यांग ये की तरफ याचना भरी नजरों से देखा। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, वह बिल्कुल अकेला है जबकि तुम दोनों ही हो। अगर तुम दोनों मिलकर काम करो और पूरी ताकत से उससे लड़ो तो शायद तुम पासा पलट सको। आत्मसमर्पण करो या लड़ो, खुद ही फैसला करो। काले लबादे वाले आदमी ने अचानक यांग ये की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारा चाहिए। यांग ये ने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका। टकराना, पूरी जमीन जोर से हिल गई और जमीन में अनगिनत दरारें पड़ गईं। इसके अलावा आसपास के विशाल पेड़ तुरंत ही टूटकर अलग हो गए और हवा में बिखर गए। यांग ये ने काले वस्त्र पहने आदमी को देखा और कहा, क्या तुम्हें यकीन है? काले लबादे वाले आदमी ने कुछ देर तक यांग यी को देखा और फिर उसने अपना हाथ वापस ले लिया और कहा, मैंने जो कहा था मैं उसे वापस लेता हूं। उसके बाद उसने तांग शियाओरो और बाई फैंग को देखा, क्या आप इसे सौंपने जा रहे हैं या मुझे इसे ले लेना चाहिए? तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। अचानक एक भयंकर चीख गूंजी और फिर मानली और चूयू यहां पहुंचे। मानली तांग शियाओरो के पास गया और उसे अपने पीछे सुरक्षित किया, इससे पहले कि वह काले लबादे वाले आदमी को गुस्से से घूरता, भाई, हम सभी के लिए परीक्षा कठिन है। तुम हमें क्यों नहीं छोड़ देते? यदि आप में क्षमता है तो आप बेझिझक मेरा भला ले सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले वस्त्र पहने आदमी का भला आगे की ओर बढ़ गया। मानली का चेहरा गंभीर हो गया। एक बड़ा हथौड़ा उसकी हथेली के एक झटके में उसके हाथ में आ गया और उसने उसे स्पीक की तरफ पटक दिया। टकराना, एक दबी हुई आवाज गूंजी। मानली का शरीर लगभग 300 मीटर पीछे की ओर धकेला गया, तब जाकर उसने खुद को रोका। इसके अलावा उसकी हथेली के बीच में एक बहुत ही स्पष्ट और लाल रंग की दरार दिखाई दी थी, जबकि खून उसके पूरे हाथ पर फैल गया था। लेकिन मानली की छवि को चमकने में ज्यादा समय नहीं लगा और वह फिर से तांग शियाओरो के सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसने अपने बाएं हाथ से हथौड़ा पकड़ते हुए गंभीरता से कहा, शियाओरो, अपने चचेरे भाई और चूयू के साथ चली जाओ। बाई फैंग ने यह सुनते ही जल्दी से सिर हिलाया, चिंता मत करो भाई मैन, मैं निश्चित रूप से उनकी अच्छी देखभाल करूंगा। बोलते हुए वह जाने के इरादे से मुड़ा। हालांकि उसने पहले ही 2 कदम उठाए थे जब उसने महसूस किया कि तांग शियाओरो और चूयू दोनों ही बिल्कुल भी नहीं हिले थे। चलो चलें, उसने उन पर चिल्लाया, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? तांग शियाओरो ने अचानक मनली पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या तुम्हें इसका एहसास है? हाँ, मैनली ने आगे कहा, तुम्हें अपने चचेरे भाई पसंद हैं। तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि हम पहले भी एक दूसरे के साथ रह चुके हैं? तांग शियाओरो चिल्लाई, मेरे पास उसका बच्चा भी है। यह सुनकर मनली के चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए और उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। तुम? बाई फैंग ने आश्चर्य से मानली को देखा। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि मानली को तांग शियाओरो के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता होगा। तांग शियाओरो भी दंग रह गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे यह पता चलेगा। मानली ने गहरी सांस ली और कहा, जियाओरो, मैं वास्तव में सब कुछ जानती हूँ। हालांकि मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हो। तुम अपने चचेरे भाई को पसंद करती हो। तुम हमारी शादी के लिए इसलिए राजी हुई क्योंकि तुम्हारे कबीले ने तुम पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। मैं यह सब जानती हूँ, लेकिन जब मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं तो मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ? जब उसने इतना कहा तो मानली ने एक और गहरी सांस ली और उसकी ओर मुड़ी। जब मैं अकादमी के लिए रवाना हुई थी तो मैंने अपने कबीले को छोड़ने की अनुमति मांगी थी। दूसरे शब्दों में, मैं अब मान कबीले का सदस्य नहीं हूँ। चूंकि मैं नहीं हूँ, तो हमारे बीच की शादी स्वाभाविक रूप से रद्द हो गई है। इसलिए अब तुम आज़ाद हो। मैं आज़ाद हूँ, तांग शियाओरो ने हतप्रभ होकर कहा, और बाई फैंग ने तुरंत उसका समर्थन किया। मनली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम आज़ाद हो। उसके बाद उसने चूयू को देखा और उसकी आंखों में अपराध बोध से भरी एक कोमल नजर थी। यू, मुझे माफ कर दो। पिछले कुछ सालों से मेरी नज़रों में सिर्फ जियाओरो ही थी और मैंने तुम्हें अनदेखा कर दिया। मुझे तुम्हारे साथ अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो, ठीक है? चू युए ने जब यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर तुरंत ही 2 धाराएं बह निकलीं। बाई फैंग ने शियाओरो को अपनी बाहों में कसकर लपेट लिया और उत्साह से बोला, शियाओरो, हम आखिरकार खुले में एक साथ हो सकते हैं। हालांकि उसने यह नहीं देखा था कि तांग शियाओरो की नज़र अभी भी मानली और चूयू पर थी जो एक दूसरे की बाहों में थे। काफी समय बीतने से पहले उसने अपनी नज़र हटा ली और अपनी बाहों को बाई फैंग के चारों ओर कसकर लपेट लिया। वह उसके सहारे का आखिरी स्तंभ था। तुम दोनों साथ रहोगे? हे, ऐसा जरूरी नहीं है। अचानक एक आवाज गूंजी, जिसके सामने कढ़ाईदार लबादा पहने एक आदमी उनकी नजरों के सामने आया। वह आदमी सुंदर था, उसकी त्वचा जेड की तरह गोरी थी
होंठ लाल थे और दांत मोती जैसे सफेद थे। यहाँ मौजूद दूसरे आदमी उसकी तुलना में बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। वह निश्चित रूप से एक ऐसा आदमी था जिससे महिलाएं भी खुद को कमतर समझ सकती थीं। लिंग यूरान, बाई फैंग ने उस आदमी को देखकर कहा। लिंग यूरान उसी इलाके से था जहां से वे थे। हालांकि वह गोल्ड रैंक पावर से था जबकि वे सिल्वर रैंक पावर से थे, इसलिए उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। यांग ये ने उस आदमी की तरफ देखा। आखिर में उसने उस आदमी की छाती पर नजर डाली और फिर अपनी नजरें हटा लीं। लिंग यूरान की नजर तांग शियाओरो पर पड़ी और उसने कहा, तुम तांग शियाओरो हो, है ना? तुम्हें शायद पता ना हो लेकिन हे, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी मुझसे कर दी है। बेशक मुझे इस्तेमाल किए गए सामान में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि तुम्हारा तांग कबीला वाकई बहुत दुस्साहसी है कि वह हमारे कबीलों को एक ऐसी महिला से शादी के बंधन में बांधने की कोशिश कर रहा है जो किसी दूसरे आदमी से उलझ गई है और उसका बच्चा भी है। तांग शियाओरो और बाई फैंग ने जब यह सुना तो उनके चेहरे एकदम पीले पड़ गए। लिंग यूरान ठंडी हंसी हंसा, भविष्य में तांग कबीले और बाई कबीले का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। खास तौर पर तुम्हारा बाई कबीला, इसे पूरी तरह से गायब होना पड़ेगा। अन्यथा दूसरे लोग सोचेंगे कि तुमने, बाई फैंग ने, मुझे, लिंग यूरान को हरी टोपी पहनाई है। बाई फैंग का शरीर कांप उठा और वह तुरंत लिंग यूरान के सामने घुटनों के बल बैठ गया। भाई लिंग, कृपया दया करो। मैं आपसे विनती करता हूँ, भाई लिंग, कृपया दया करो, दया दिखाओ। लिंग यूरान ने आगे कहा, मैं दिखा सकता हूँ। उसने तांग शियाओरो की ओर इशारा करते हुए कहा, एक महिला के रूप में तुम अपनी पवित्रता बनाए रखने में विफल रही, एक अवैध संबंध में लिप्त हो गई, और यहाँ तक कि गर्भवती भी हो गई। तुम सच में मौत की हकदार हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। बाई फैंग, यह मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। उसे मार दो और मैं इस मामले को छोड़ दूंगा। बाई फैंग की अभिव्यक्ति बेहद भद्दी हो गई और उन्होंने कहा, भाई लिंग, क्या मेरे साथ सौदेबाजी करने की कोशिश भी मत करना। लिंग यूरान ने ठंडे स्वर में कहा, यदि तुम ऐसा नहीं करते तो बस अपने बाई कबीले के विनाश का इंतजार करो। बाई फैंग का शरीर कांप उठा। काफी देर तक वह तांग शियाओरो को देखता रहा। तांग शियाओरो भी उसे देख रही थी और उसकी आंखें कोमल स्नेह और निराशा से भरी हुई थी। बाई फैंग, जब तक हम साथ नहीं रह सकते, चलो साथ मरते हैं। बाई फैंग काफी देर तक संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा था और फिर उसकी आंखों में एक क्रूर भाव उभर आया। उसके बाद उसके हाथ में एक खंजर आया और उसने उसे तांग शियाओरो की गर्दन पर मार दिया और क्रूर लहजे में बोला, कुतिया, बस अपने आप मर जाओ। यह दृश्य सभी की उम्मीदों से बढ़कर था। तांग शियाओरो सहित। जब खंजर तांग शियाओरो के गले पर वार करने वाला था तो एक धीमी सी आवाज गूंजी और फिर बाई फैंग का शरीर उड़ गया। बाई फैंग जमीन से रेंग कर ऊपर आया और हैरानी से लिंग यूरान को देखा जिसने उस पर हमला किया था। भाई लिंग, तुम? लिंग यूरान ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, वास्तव में मैं झूठ बोल रहा था। तांग कबीले ने तांग शियाओरो की मुझसे सगाई नहीं की है। बस अपने उस सुअर के दिमाग का इस्तेमाल करो। तांग कबीला केवल एक सिल्वर रैंक कबीला है, यह मेरे लिंग कबीले के साथ विवाह में कैसे एकजुट हो सकता है? बाई फैंग गुस्से से दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? लिंग यूरान ने उत्तर दिया, तो क्या हुआ? मुझे काटो, तुम। बाई फैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने भड़कने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद उसे कुछ याद आया और उसने तांग शियाओरो को देखा, जिसके चेहरे पर निराशा छाई हुई थी। शियाओरो, मैं। तांग शियाओरो ने अपने मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक के साथ उसकी ओर देखा, पुरुष। इस बीच लिंग यूरान ने कहा, अब मुझे लगता है कि तुम्हें एहसास हो गया होगा कि उसके मन में तुम्हारे लिए सिर्फ शारीरिक इच्छाएं थीं। तुम एक ऐसी इंसान हो जिसे वह कुछ परिस्थितियों या जीवन और मृत्यु की स्थितियों में अपनी मर्जी से छोड़ सकता है। तुमने उस इंसान को छोड़ दिया जिसने तुम्हें सच्चा प्यार किया और ऐसे इंसान को चुना जिसके दिल में तुम थी ही नहीं। तुम दयनीय और दुखी हो। ज़ियाओरो, मुझे एक मौका दो। बाई फैंग अचानक तांग ज़ियाओरो के पास गया और उसके कंधों पर अपनी बाहें डालते हुए कहा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। कृपया हमारे बच्चे के लिए यह करें और मुझे अनुमति दें। अनुभव करना। बाई फैंग की आवाज अचानक बंद हो गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ रखा था और बार बार पीछे की ओर बढ़ रहा था, और उसकी आंखें भय और अविश्वास से भरी हुई थीं। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ रहने के लिए आ रही हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक अपने गले पर खंजर चला दिया। यह इतना तेज और अप्रत्याशित था कि मान ली और लिंग यूरान के चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि वे उसे समय पर रोक नहीं पाए। हालांकि उसके हाथ में मौजूद खंजर उसके गले पर वार करने ही वाला था कि वह बारूद में बदल गया। लिंग यूरान और अन्य लोग यांग यी को देखते रहे, जबकि उनकी आंखों में एक हल्की गंभीरता भरी अभिव्यक्ति थी। क्या यह इसके लायक है? यांग ये ने आगे कहा, यह इसके लायक नहीं है। जरा भी नहीं। एक बार जब आप मर जाते हैं, तो यह आपका परिवार है जो दुखी होगा। किसी ऐसे व्यक्ति की खातिर अपने परिवार को नुकसान पहुंचाना बहुत बेवकूफ़ी है जो आपसे प्यार भी नहीं करता।
अब अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको मृत्यु में उसका साथ देना है, तो आप अपना गला काट सकते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति की पिटाई भी करूंगा। यांग यी का उनके व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसे लगा कि अब उसे हस्तक्षेप करना ही होगा, क्योंकि वे उसके छात्र हो सकते हैं। हालांकि अभी उन्हें उसका छात्र नहीं माना जा सकता, फिर भी वे उसके छात्र हो सकते हैं। वह अकादमी में प्रशिक्षक का पद संभालने को लेकर गंभीर था। आखिरकार यह उसके और अकादमी के बीच की दुश्मनी से जुड़ा था, और प्राचीन तलवार स्कूल के सम्मान से भी जुड़ा था। तांग शियाओरो जमीन पर गिर पड़ी और उसके चेहरे पर निराशा छा गई। मानली को यह दृश्य सहन करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, और वह आगे बढ़ने ही वाला था कि चुयू ने उसे पीछे खींच लिया। मानली ने उसे देखकर मुस्कुराया, और फिर वह तांग शियाओरो के पास गया। शियाओरो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपने तांग कबीले की आशा हो। तुम्हारे माता पिता दोनों को उम्मीद है कि तुम अकादमी में शामिल हो सकोगे। अगर तुम अभी अपनी जान ले लो तो वे क्या करेंगे? तुम्हारा छोटा भाई क्या करेगा? तांग शियाओरो ने अपना हाथ उठाया और उसकी तरफ देखा, और फिर अंत में उसने चुयू की तरफ देखा। उसने एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन मरने का इरादा उसकी आंखों से गायब हो गया था। इस बीच यांग ये ने अचानक कहा, ठीक है, कोई भी संत नहीं है, तो क्या कोई गलतियां करने से बच सकता है? अगर आपको एहसास है कि आपने कोई गलती की है, तो बस उसे सुधार लें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये खुद को स्तब्ध महसूस करने से नहीं रोक सका। क्या मैं अपनी भूमिका में थोड़ा ज्यादा डूब गया हूँ? मैं अभी भी एक प्रशिक्षक नहीं हूँ। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और काले लबादे वाले आदमी को देखा। क्या तुम उनके अंदरूनी हिस्से को नहीं लेना चाहते थे? तुम अब ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तुम उन्हें पीट सकते हो। जब तक तुम उन्हें नहीं मारते तब तक सब ठीक है। यह सुनकर वहां मौजूद अन्य लोग दंग रह गए और उन्होंने यांग यी को अजीब नजरों से देखा। मानली और चुयू तुरंत सतर्क हो गए, क्योंकि वे यहाँ के लोगों में सबसे कमजोर थे। काले लबादे वाले आदमी ने मानली के समूह की ओर देखा, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अब मूड में नहीं हूँ। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं एक भेड़ियों की मांद है, और वहाँ 20 से ज्यादा एक्साल्ट रियल भेड़िए हैं। इस बीच लेंग यूरान अचानक बोला, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम तीनों में से कोई दिलचस्पी रखता है। लेंग यूरान ने जिन 3 लोगों की बात की, वे स्वाभाविक रूप से यांग ये थे, जो काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति थे तथा कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए व्यक्ति थे। 20 से ज्यादा। कढ़ाईदार लबादे वाले आदमी की आंखें चमक उठी। टस्क टस्क। 20 से ज्यादा इनक, और अगर मैं ऐसे ही कुछ समूहों को मार दूं, तो यह मेरे लिए एक क्लास में प्रवेश करने के लिए लगभग पर्याप्त होगा। यांग ये ने अचानक पूछा, क्या एक क्लास में प्रवेश पाना बहुत कठिन है? कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए आदमी का चेहरा यांग ये की आवाज सुनकर जम गया, और फिर उसने यांग ये की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। इस बीच बाकी लोगों ने फिर से अजीब नजरों से यांग ये को देखा। लेंग यूरान ने यांग ये को देखा और कहा, भाई, क्या तुम भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए यहाँ नहीं आए हो? मैं हूँ। बेशक मैं हूँ। यांग ये ने जल्दी से गारंटी दी, मैं एक बिल्कुल वैध प्रतिभागी हूँ। लेंग यूरान ने जवाब दिया, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप अकादमी के बारे में ज्यादा नहीं जानते? यांग ये ने कहा, मैं एक दूरदराज की जगह से आया हूँ, इसलिए मुझे इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कृपया मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो सभी को अचानक समझ आ गई, और फिर लेंग यूरान ने समझाया, हमें एक क्लास में प्रवेश करने के लिए कम से कम 50 एक्साल्ट रियल राक्षस जानवरों का शिकार करना और उन्हें मारना होगा। भाई, क्या आपको लगता है कि यह पूरा करने के लिए एक सरल लक्ष्य है? यांग ये ने सहजता से कहा, यह इतना मुश्किल नहीं है। लेंग यूरान और अन्य लोगों ने जब उसकी बात सुनी तो उनके चेहरे पर काफी भद्दे भाव थे। केवल तांग शियाओरो यांग ये से पूरी तरह सहमत थी, क्योंकि पहले से मौजूद एक साल्ट रियल राक्षस जानवर यांग ये के एक ही मुक्के से तुरंत मारा गया था। बेशक उसने इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो आदमी उसके सामने खड़ा था वह पूरी तरह से हानिरहित लग रहा था, लेकिन वह कभी नहीं भूल सकती थी कि जब वह गुस्से में था तो वह कैसा था। यांग यी ने देखा कि उसने जो कहा वह भी बहुत उपयुक्त नहीं था, इसलिए वह शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और कहा, मैं यह कह रहा हूं कि हमारे लिए संयुक्त बलों के साथ लगभग 50-50 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होगा। लेंग यूरान ने उसकी ओर देखा और कहा, तो आप सभी सहमत हैं? कोई बात नहीं, कढ़ाईदार लबादे वाले आदमी ने जवाब दिया, अंत में एक अकेले व्यक्ति की ताकत बहुत कमजोर होती है। अगर हम सब मिलकर काम करें, तो हम निश्चित रूप से अपने आप से कहीं ज्यादा हासिल कर पाएंगे। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा, मुझे भी कोई समस्या नहीं है। मन ली ने अचानक कहा, सब लोग, फिर हम विदा लेते हैं। आखिरकार इन लोगों के बीच रहते हुए उसे बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने तांग शियाओरो को देखा और कहा, शियाओरो, क्या तुम हमारे साथ आओगी या? तांग शियाओरो ने चुयू की ओर देखा और कहा, तुम दोनों अकेले जाओ। मैं भाई ये के साथ जाने का इरादा रखती हूँ।
जब उसने यह बात कही तो उसने यांग ये और बाकी लोगों की ओर देखा। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आप सभी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगी। लिंग यूरान ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, आप हमारे साथ जा सकते हैं। हालांकि अगर आपको कोई खतरा हुआ तो हम आपकी देखभाल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप आंतरिक कोर का हिस्सा पाना चाहते हैं तो आपको मदद करनी होगी, अन्यथा हम इसे आपको मुफ्त में नहीं देंगे। ठीक है। तांग शियाओरो ने जल्दी से सिर हिलाया। अपना ख्याल रखना। मान ली और चू यू उनकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गए। चलो चलें। लिंग यूरान की बात समाप्त होते ही उसकी आकृति दूर की ओर चमक उठी और अन्य लोग तुरंत उसके पीछे चले गए। उन्हें एक दर्जन से अधिक शक्तिशाली आभाओं को महसूस करने में अधिक समय नहीं लगा, और राक्षस जानवरों की आभाओं के अलावा मनुष्यों की आभाएं भी वहां मौजूद थीं। लिंग यूरान ने हिलना बंद कर दिया और धीमी आवाज में बोला, हम बहुत देर हो चुकी हैं। पलक झपकते ही उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, नहीं, हम बस समय पर पहुंच गए हैं। हे। वहां दो पुरुष और एक महिला एक दर्जन से ज्यादा राक्षस जानवरों के साथ भीषण युद्ध में उलझे हुए थे, और कुछ राक्षस जानवरों की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। हालांकि यह उनके लिए स्पष्ट रूप से काफी कठिन था, और वे उन राक्षस जानवरों की संयुक्त सेना द्वारा पूरी तरह से दबा दिए गए थे। इसलिए युद्ध की दिशा बदलना तो दूर की बात है, यहां तक कि बच निकलना भी उनके लिए एक समस्या थी। आखिरकार एक साल ट्रियल्म के राक्षस जानवरों की गति मनुष्यों की गति से बिल्कुल भी कम नहीं थी। आइए इंतजार करें और लाभ उठाएं। कड़ाई वाली रस्सी में लिपटे आदमी के मुंह के कोनों पर हल्की सी शैतानी मुस्कान थी। बेशक, काले लबादे वाले आदमी ने सहमति में सिर हिलाया। यांग ये ने कुछ नहीं कहा। यह परीक्षा शुरू होने के समय से ही क्रूर थी, या यह कहा जाना चाहिए कि यह ऐसी परीक्षा थी जिसमें वे अपने पास मौजूद हर साधन का इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि यह काफी क्रूर थी, यांग ये को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि जो लोग अंत में परीक्षा पास करेंगे वे निश्चित रूप से कुलीन लोगों में से कुलीन होंगे। भाइयों जो दूर से देख रहे हैं, हम फेंग बुचाओ के दोस्त हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको जरूर भारी इनाम देंगे। अचानक दूर से एक आवाज गूंजी, फेंग बुचाओ। यांग ये की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने लिंग यूरान और बाकी लोगों को देखा और उसने पाया कि उनके चेहरों पर थोड़े भद्दे और गंभीर भाव थे। भर्ती परीक्षा में कई प्रतिभागी हैं, लेकिन केवल 4 को सबसे मजबूत माना जा सकता है। वे चार्ली माओजेन, यू बुजियाओ, मोशिन्यू और फैंग बुचाओ हैं। उनमें से हर एक प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली है। एक साल रियल्म राक्षस जानवरों का उल्लेख नहीं करना, वे मोनाक रियल्म राक्षस जानवरों को मारने में भी सक्षम हैं। लिंग यूरान ने यांग ये की हैरान अभिव्यक्ति को देखा और समझाया, ली माओजेन भी यहाँ है। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, तो इसका हमसे क्या लेना देना है। लिंग यूरान ने यांग ये पर अपनी आंखें घुमाईं और कहा, क्या आपको लगता है कि फैंग बुचाओ हमें जीवित रहने देगा अगर उसे पता चले कि हम सिर्फ निष्क्रिय नहीं खड़े रहे, बल्कि हमने स्थिति का फायदा भी उठाया। अफसोस, क्या दुर्भाग्य है। मुझे लगा कि हमने कुछ अच्छा सामना किया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मुसीबत होगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिंग यूरान राक्षस जानवरों के समूह की ओर बढ़ गया। काले लबादे वाला आदमी और कढ़ाईदार लबादा पहने आदमी भी तुरंत आगे बढ़े। इस बीच यांग ये एक पल के लिए झिझका और फिर उनके पीछे चला गया। एक बार जब वे युद्ध में शामिल हो गए तो स्थिति तुरंत बदल गई और वे राक्षस जानवर कुछ ही देर में मारे गए। जब उन्होंने सभी राक्षस जानवरों को मार डाला तो सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति जिसने समूह का नेतृत्व किया था, ने यांग यी के समूह की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, सहायता के लिए धन्यवाद। जब वह अपना आभार व्यक्त कर रहा था तो उसने उन मृत राक्षस जानवरों के सभी आंतरिक अंगों को अपनी जेबों में डाल लिया था। आप उन्हें धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? वे छाया में छिपे हुए थे और स्थिति का लाभ उठाने और लाभ प्राप्त करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर उन्होंने हमें मेरे चचेरे भाई का नाम लेते नहीं सुना होता तो वे हमारी पीठ में छुरा भी मार सकते थे। यह वह महिला थी जिसने ये शब्द कहे थे। वह लगभग 20 वर्ष की थी और काफी सुंदर थी। हालांकि उसका चेहरा इस समय उपहास के बर्फीले ठंडे भाव से ढका हुआ था, और वह इस बात से नाराज लग रही थी कि लिंग यूरान और अन्य लोगों ने तुरंत उनकी मदद क्यों नहीं की। यह सुनते ही काले लबादे वाले आदमी और कढ़ाईदार लबादे वाले आदमी के चेहरे उदास हो गए। वे बोलने ही वाले थे कि लिंग यूरान ने उन्हें रोक दिया और कहा, कोई बात नहीं, हमने सिर्फ हाथ उठाया है। अलविदा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लिंग यूरान मुड़े और उन्हें दूर ले गए। अच्छा हुआ। सफेद लबादा पहने वह आदमी जिसने समूह का नेतृत्व किया था मुस्कुराया। अचानक महिला बोली, रुको। लिंग यूरान और बाकी लोग पीछे मुड़े और उसे देखने लगे। उसने बैंगनी रंग के मिंक की ओर इशारा किया जिसने यांग यी की गर्दन के चारों ओर अपने पंजे लपेटे हुए थे और गहरी नींद में सो रही थी, और कहा, आप सभी जा सकते हैं, लेकिन उस छोटे से साथी को पीछे छोड़ दें। लिंग यूरान और बाकी लोगों ने यांग ये को देखा। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वह मेरे साथ रहना पसंद करती है। वह अचानक यांग यी की ओर चली गई, जबकि उसकी आंखों में ठंडक भर गई। आपको सम्मानित
महसूस करना चाहिए कि मैं उसे आपसे मांग रही हूँ। ऐसे व्यवहार मत करो, ठीक है? यांग ये ने आगे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कम प्रोफाइल रखना चाहिए। अगर तुम इस तरह से व्यवहार करने पर जोर दोगे तो मैं वाकई मुश्किल स्थिति में पड़ जाऊंगा। वह रुकी और बोली, मैंने अपना मन बदल लिया है। यांग ये मुस्कुराया, यह सही है। हालांकि उसने आगे कहा, न केवल आपको मुझे वह छोटा सा बच्चा देना होगा, बल्कि आप सभी को अपनी संपत्ति के अंदरूनी हिस्से भी मुझे सौंपने होंगे। यांग यी के चेहरे पर मुस्कान जम गई। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।